All right, Ji. Very good evening to everyone. Very good evening to everyone. And Pragati, thank you so much for wishing on this special day. We all have some special teachers in our life. So, from my side to all my teachers and all everyone who contributed in any way for guiding me in my पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर और एनी अदर थिंग, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होते हैं। मैं तो स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या है कि आप भी कुछ ना कुछ नया सिखा के ही जाते हो। कल मेरे पास इतनी सारी मेल्स आई आप लोगों की, एंड आई गॉट टू नो कि कितना डाइवर्स बैकग्राउंड है सभी का। कोई मणिपुर से है, कोई असम से है, कोई बंगाल के किसी स्टेट से, तेलंगाना से भी हमारे पास बच्चे हैं, कश्मीर से भी हमारे पास बच्चे हैं, और पंजाब बाकी एरिया से तो हमारे पास है ही है। एंड इट इज़ गुड टू नो कि मुझे पता लगा कि कितने लोग कितने तरह के एनजीओज में इन्वॉल्व है, स्कूल में कितने किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, एंड मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ के मेल्स के रिप्लाई में कर पाया, लेकिन अभी कुछ के नहीं कर पाया हूँ। बट डेफिनेटली विल ट्राई कि सभी के मेल्स का मैं रिप्लाई करूँ। एंड चलो सर, ग्लैड टू हैव ओके। चलो जी, चलो, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। आई होप आप लोगों ने अपने बाकी जो स्कूल से लेके या बचपन से लेके सारे टीचर्स को विश किया होगा, पापा और मम्मी को भी किया होगा, बिकॉज सबसे पहले टीचर तो मम्मी है, एंड दूसरे जो खड़ूस वाले टीचर है वो है पापा जी, ठीक है। तो उनको भी विश करना है हमने, ठीक है। ओके जी, चलो तो आज कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए? अरे अभी स्टार्ट किया है मनीष। क्लास का टाइमिंग आपका 7 PM है, बट बिकॉज आई गॉट टू नो कि इससे पहले भी आपका एक क्लास रहता है काउंट्स का, तो इन बिटवीन थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट थोड़ा सा डिले करके स्टार्ट कर ले, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। ओके तो अच्छा, दूसरी बात, आज से हम अपने टॉपिक्स पे आएंगे। एंड सबसे पहला जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडियन लेबर फोर्स, ठीक है। ये हम कवर अप करेंगे। एक बात समझना कि जो भी पहले, क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स अभी स्टार्ट हुए, नई नई टॉपिक्स हैं, नए नए क्वेरी क्वेश्चंस जनरेट होंगे, इससे आइडियाज जनरेट होंगे। सो पहले एक बार पहला टॉपिक समझते हुए चलना है, टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हुए चलना है। और जो आपका डाउट वाला पार्ट है ना, वो मैं एंड में रखूंगा। जो टॉपिक से या इन बिटवीन डाउट आएगा वो तो डेफिनेटली साथ में ही कवर अप करेंगे। बट अगर आपको कोई ऐसा डाउट लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं डेडिकेटली सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर रखूंगा, ठीक है। कोशिश होगी कि लेक्चर जो है वो 7 PM to 8:30 PM हम रखेंगे, ताकि कुछ बच्चे हैं उनको कहीं जाना है या डिनर करना है या कुछ भी और एक्टिविटीज करनी है, तो अपना डाउट 8:30 तक क्लास करने के बाद वो बच्चे रुक जाए जिनको डाउट पूछने हैं, और जिनको कोई डाउट ऐसा नहीं है, हैंड आउट ही रीड करना है, तो दे कैन गो एंड रीड द हैंड आउट, ठीक है। वो रीड करेंगे एंड अगले दिन क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। एंड दूसरी बात, आपको जो हैंड आउट्स है वो मैं बताऊंगा हम कैसे कवर अप करेंगे। इंटेंशनली आज मैंने कोई हैंड आउट आपसे शेयर नहीं किया है। सो पहले हम टॉपिक्स को समझेंगे, क्योंकि कुछ हैंड आउट्स को बनाते हुए मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा तो वो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग क्लैरिटी। और प्रॉब्लम इससे क्या हो जाएगी, फिर मैं क्लास में जो भी समझाता रहूँ, आपका माइंड या दिमाग वहीं पे रहेगा उन डाउट्स पे। तो कोशिश ये है, पहले सिंपल तरीके से चलते हैं, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद आप जो है अपने जो भी डाउट क्वेश्चंस क्वेरी आपके हैं वो आप फिर पूछ लें, ठीक है। एंड हैंड आउट्स के बाद आपको मिल जाएगा, ताकि आप डिटेल में सारी बातें जो मैंने डिस्कस की क्लास में वो आराम से आप फिर पढ़ सके, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग नोट्स, इसलिए पेज अच्छा, पेज ब्लैंक रखना है। कल के सेशन के नोट्स, कल आई गेस इंट्रोडक्शन ही था, तो कोई खास पॉइंट्स के लिए नहीं, कोई खास आपके आई गेस पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बने होंगे। अच्छा, एक टर्म मुझे याद आई, कल आपने जो कॉन्सेप्ट किया था ना, एक न्यूज़पेपर में, मैं अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक टर्म यूज हुआ, उसका नाम था ब्लड ब्रिक। ये ब्लड ब्रिक एक कैंपेन है, एक कैंपेन है ये, बेसिकली फॉर freeing the labor, offering the bonded labor from brick canines या brick kinds। जो ब्रिक काइंस है या ईंट के भट्टे हैं, वहां से
वहां से जो बच्चे हैं खासकर, या बाकी भी जो है जो बॉन्डेड लेबर की तरह वहां पे काम करें, उनको आजाद करने की एक मूवमेंट चली है। इंटरनेशनल लेवल पे ये मूवमेंट चली थी। इंडिया में भी ये मूवमेंट चलाई गई कई सारे एनजीओ के थ्रू। तो ये नाम आप रख लेना, ये नाम अलग से नोट कर लेना, कल वाले नोट्स में ऐड कर देना, ब्लड ब्रिक कैंपेन। ठीक है। ऐसी एक ब्लड डायमंड कैंपेन भी होता है, या ब्लड डायमंड करके भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका जो मेजोरिटी ऑफ द डायमंड है वो अफ्रीकन कंट्रीज से आता है। और अफ्रीकन कंट्रीज में उन डायमंड को माइन कहाँ से करोगे, तो आपको जो कोल की या जो कोयले की खान है उसमें उतरना पड़ता है। तो उसमें अब देखा गया कि बच्चे, बुजुर्ग, वुमेन्स बहुत बहुत बुरी कंडीशंस में जाकर वो वहां से कोयले के साथ साथ डायमंड भी निकाल के लाते हैं। ठीक है। सो इसलिए बोला गया कि ये एक ब्लड डायमंड है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे ओल्ड एज की और बहुत सारे और भी लोगों की ऐसे तकलीफ देने वाले या रिस्क वाली जगह पे काम करने की वजह से डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसके साथ ब्लड ऐड किया गया, दैट इज कि ब्लड डायमंड है ये। ठीक है। तो वैसे ही इसकी उसी तर्ज पे या उसी आइडिया से एक नया कैंपेन निकला, उसको बोला गया ब्लड ब्रिक कैंपेन। ठीक है। एक ब्लड डायमंड करके मूवी भी आई है, अगर आपने देखी हो। हीरो का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट एक हॉलीवुड की मूवी है, यू मे हैव सीन। हिंदी में मिलेगा पुलिस, क्या चाहिए हिंदी में, मुझे बताओ क्या चाहते हैं हिंदी में। जो हैंड आउट है वो प्राइमरली देखो, मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, बिकॉज ऑनलाइन जितने भी मटेरियल रहते हैं, ऑफलाइन मटेरियल रहते हैं, वो इंग्लिश में रहते हैं, और ज़्यादा रिलायबल मटेरियल भी हमें इंग्लिश में ही मिल पाता है। ऑथेंटिक मटेरियल, रिसर्च पेपर, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन, वो सारी इंग्लिश में ही मिलती है। तो हैंड आउट मैं इंग्लिश में रेडी करता हूँ, बट हमारे पास टीम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हिंदी में कर देगी। तो तभी मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि थोड़ा ध्यान रखना उसको रीड करते हुए, अगर कहीं पे डाउट लगे तो इंग्लिश से उसको मैच कर लेना। ओके, दैट्स नाइस कि कई सारे स्टूडेंट्स ने वो मूवी भी देखी हुई है। लिनार्डो द कैप्रियो की मूवी है वो। यस, वेरी नाइस मूवी, इफ यू हैव सीन दैट। मुझे बताओ अब क्या क्वेश्चन है, मैंने आंसर कर दिया आपको। अगर हैंडआउट की बात कर रहे थे तो वो तो हिंदी में मिल जाएगा। और उसके अलावा क्या लिख रहे हैं, एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है बार बार हिंदी में, क्या हिंदी में मुझे बता दो थोड़ा सा, मैं उस चीज़ पर आ जाता हूँ फिर। ठीक है। एंड दूसरी बात यार, एक काम करो कि अपने नाम थोड़ा चेंज करो, प्रोफाइल नेम चेंज करो, अपने नाम से बनाओ। मैं क्या तुमको क्या बोलूँ, यूपीएससी बोलूँ? यूपीएससी तो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा ना उसमें। ओके जी, चलो चेंज कर लेना। मूवी का नाम, अरे छोड़ो अब, हो गया। बस निकल गई हमारी, आगे बढ़ गए अब हम। तो ये कल के नोट्स में ऐड कर लेना, दैट इज ब्लड ब्लड ब्रेक कैंपेन। ठीक है। नाउ अब आज हम अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इंडियन लेबर फोर्स। नाउ अब ये जो इंडियन लेबर फोर्स है, इसमें वैसे ये टॉपिक जो है हम एपीएफसी के लिए करते हैं, लेकिन क्योंकि अब आपका सीआरटी एग्जामिनेशन हो गया है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया है, तो पेपर तो सेम ही आएगा, सिलेबस भी सेम है। सो हम सबको ये सिलेबस अब कवर अप करना है, इररिस्पेक्टिव कि आपका आइडिया या आपका एम क्या है। ठीक है। तो ये सबको कवर अप करना है। सर कल कोई टॉपिक हुआ? कल हमने इंट्रोडक्शन कर ली है, मैंने सिलेबस बता दिया है, क्वेश्चन के टाइप्स कैसे आते हैं वो बता दिए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया है। ये मेन हमने कल डिस्कशन किया है। ठीक है। तो टॉपिक आज से शुरू करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक विच वी आर स्टार्टिंग टुडे। कल इंट्रोडक्शन किया था, तो आज लेक्चर 2 है, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है। कहाँ अपलोड है? अब ये सब मुझसे ना पूछेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज अननेसेसरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है। टेक्निकल एस्पेक्ट है, पोर्टल पे ही अपलोड हुआ होगा, और कहाँ अपलोड मिलेगा तुमको? ठीक है, वहां पे जाके एक बार चेक करना, सब कुछ अवेलेबल है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। अभी आज की बात करेंगे, आज में जिएंगे आज हम। ठीक है। ओके जी, रिकॉर्ड क्लास कब कब तक मिलेगा? शायद आपने अभी से ही मॉड्यूल स्टार्ट किया है, तो मैं मुझे कुछ क्वेरीज फिर लेने पड़ेंगे। अगर अभी आपने मॉड्यूल स्टार्ट किया है तो शायद आपको आइडिया ना हो, तो क्योंकि ये लेट इवनिंग की क्लास है, तो ये नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में ही अपलोड होती है। ठीक है। अदरवाइज मॉर्निंग की जो क्लासेस है वो बाई इवनिंग अपलोड हो जाती है, बट क्योंकि लेट इवनिंग क्लास हम कर रहे हैं तो मॉर्निंग में ही होगा। ठीक है। सो बाकी अभी जो क्लास में आप करेंगे, साथ में अगर कुछ नए बच्चे आज से ही आए हैं, तो प्लेन पेजेस या कोई रजिस्टर लेके बैठना, कई चीज़ें नोट करने वाली होंगी। हैंड आउट तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप अपने लेवल पे भी जितना ज़्यादा एग्जॉस्टिव मटेरियल बना सके। ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। कल के क्वेश्चंस क्वेरी कोई है तो बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो आज हम अब क्या क्या डिस्कस करेंगे हम आज? तो सबसे पहले बात, हम इस कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे कि इंडियन लेबर फोर्स क्या है।
इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो वर्कर होता है उसमें कितनी कैटेगरीज होती हैं या किस किस टाइप के वर्कर्स होते हैं, इस पे हम आएंगे। देन कुछ डेफिनेशंस है जिस पे हम फोकस करेंगे। जैसे इसमें एक डेफिनेशन है हमारी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या है ये हम कवर अप करेंगे। ये आप इकोनॉमी में भी आई थिंक आपने किया होगा, किया है गुड है, नहीं किया है कोई बात नहीं, हम करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये इकोनॉमी में का भी टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हमने इंडियन लेबर को पहचानना है, जानना है, तो इस टॉपिक को हम अपनी इस क्लास में भी कवर अप करेंगे। देन देखेंगे कि आज इंडियन लेबर फोर्स का ट्रेंड क्या है, किस तरफ जा रहा है। मतलब एक टर्म होती है फॉर्मल लेबर, बताऊंगा सारी टर्म्स के बारे में, बट अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। फॉर्मल लेबर एक होता है या फॉर्मल वर्कर एक होता है, और एक होता है इनफॉर्मल वर्कर। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, इंडिया में वर्कर कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, ये सारी बातें हम आज करेंगे। नाउ इसके बाद देन वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स। क्लासिफिकेशन मतलब आप अगर मैं उनको एज ग्रुप में डिवाइड करूं, अगर मैं जेंडर में डिवाइड करूं, अगर मैं स्किल के बेसिस पे डिवाइड करूं, तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन बनेगी। बेसिकली आज जो आप समझने वाले हो वो इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जब आपने कोविड में डिसाइड किया कि हम कंट्री में लॉकडाउन लगाएंगे, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई पूरा कंट्री जो है अब लॉकडाउन के अंदर होगा, तो आपसे कुछ चीजें कुछ चीजें जो है वो अनटच्ड रह गई, कुछ चीजें नहीं समझी गई बाय आर एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो क्या थी, वो आज का लेक्चर था। अगर ये आज का लेक्चर वो आज इसे रिकॉर्ड, अगर जिसे देखकर फिर 2020 में जाते, ठीक है, टाइम मशीन में बैठ के 2020 में चले जाते, तो कुछ डिसीजन वो नहीं लेते। जैसे ये डिसीजन कि रात को 8 बजे आकर आर बिलोवेड प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड कि भाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर इन टोटल लॉकडाउन, आज से टोटल लॉकडाउन में है। तो जो जहां पर है, अगर आप अपने घर पे हैं, अगर आप अपने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं पर रह रहे हैं, तो यू शुड रिमेन देयर ओनली, आपको सिर्फ वहीं रहना है, वहां से बाहर नहीं निकलना। लेकिन गलती कहाँ होगी कि आप अपने वर्कर को नहीं पहचानते, या हमने अपने वर्कर को नहीं पहचाना। हमको ये नहीं पता था कि इतनी लार्ज नंबर में पॉपुलेशन है या वर्कर है जो अब जिसके पास अपना घर नहीं है, वो किसी स्लम में रहता है, स्लम में आप रहने नहीं दे रहे कि भाई एक साथ इंसान लोग नहीं रहेंगे, या फिर वो रोड साइड पर रह रहा था, या फिर अपनी फैक्ट्री के अंदर उसको रहने की इजाजत मिली हुई थी बाय हिज मालिक। ठीक है, अपने ओनर के थ्रू उसको ये इजाजत मिली थी। अब आपने ये फैक्टर्स के बारे में नहीं समझे, आप ये नहीं समझे कि इंडिया में बहुत बड़ा जो है माइग्रेंट वर्कर्स का ग्रुप है, या माइग्रेंट वर्कर की एक क्लास है, माइग्रेंट वर्कर्स। अब जब आप ये नहीं समझे, तो आप ये भूल गए कि जब आप ये अनाउंस करेंगे कि आप अपने घरों में रहें, तो इनका घर कहाँ है। इनका घर है इन द पॉपुलस स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, बंगाल। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लिविंग हियर, अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इन स्टेट्स में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे वर्कर को छोड़ दो तो बहुत सारे आपके बस स्टूडेंट्स जो हैं वो और सिटी स्टेट्स में आते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस। नाउ इफ द कॉलेज सेज कि भाई वी आर क्लोज नाउ, तो हॉस्टल में यू आर नॉट दैट, आपको इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं किया गया, आपको बोला गया कि भाई कई सारे हॉस्टल से बोला कि भाई हम आपको घर वापस भेज देते हैं। ठीक है, नाउ इमीडिएटली कैसे निकलेंगे आप। ठीक है, तो मल्टीपल कंसर्न। तो बेसिकली आज का ये लेक्चर अगर आप समझ जाओगे तो आप समझोगे कि जो लॉकडाउन का फैसला था, और जो उसका उसका जो इम्पैक्ट इतना बुरा आया ऑन द माइग्रेंट वर्कर, सिचुएशन यहाँ तक होगी कि आपने कई सारी इमेजेस देखी जहाँ पे वर्कर क्योंकि रोड्स ब्लॉक कर दिए, नाके लगा दिए रोड्स पे, आपने अलाउ नहीं किया अपने लोगों को जाने के लिए किसी भी तरह के व्हीकल की मूवमेंट पे, तो उनको इतनी डेस्परेशन थी, इतना घबराए हुए थे कि वो किसी भी तरह से अपने लुधियाना की फैक्ट्री से, दिल्ली की फैक्ट्री से, मुंबई के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस से एंड ऑल, वहां से निकल के अपने गांव जाना चाहते थे। और सब डेस्परेशन देखो, आप तकलीफ देखो कि उन्होंने बोला कि भाई रेलवे ट्रैक पकड़ के चले जाते हैं, रोड पे पुलिस है,
नाके लगे हैं अलग अलग हाईवे पे, स्टेट हाईवे एंड ऑल, तो हम रेलवे ट्रैक पे जाते हैं और आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ उन रेलवे ट्रैक्स पर भी हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो तैरने के, नदी क्रॉस करने के टाइम पर उनको वो डूब के मरे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस कर दिया, इंडियन लेबर का या इंडियन लेबर फोर्स का, वो था उनका प्रोफाइल। ठीक है, तो आज ये लेक्चर बहुत ध्यान से समझेंगे हम, ताकि हम ये समझ सके कि ये लेबर प्रोफाइल क्या है। ठीक है, ताकि इसके बाद हम जान सकें कि ये चेहरे कौन है, ये चेहरे किस बैकग्राउंड से आते हैं, इन चेहरों के इन वर्कर्स के पीछे क्या कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या एजुकेशनल लेवल है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। इन दिस इमेज यू विल हार्डली सी एनी वुमेन। ठीक है, तो ये भी इंडिया का एक बड़ा चैलेंज है कि फीमेल की वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ठीक है, वर्कर्स जो फीमेल है उनकी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है इंडिया में। ये सारे पॉइंट आज हम करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, बेरोजगार जो है उनकी भी हम बात करेंगे डेफिनेटली। आई हैव सीन पीपल वॉकिंग एक्स किलोमीटर टू रीच देयर विलेजेस। इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दिस। ठीक है, इन अ कंट्री जो वर्ल्ड को एक अच्छा स्टैंडर्ड डिसाइड देने की कोशिश करती है कि भाई हम एक वेलफेयर स्टेट है, उसके लिए ये गलत, और ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जब इतने लार्ज स्केल पर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर देते हो इन अ वेरी शॉर्ट इमरजेंसी टाइम, तो फिर कुछ गलतियां या कुछ चीजें छूट जाती हैं आपसे। ठीक है, यही हमने सीखना है। यही हमने सीखना है कि जब पॉलिसी में छोटी छोटी चीजें आप भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो कितनी बड़ी तकलीफ उसकी वजह से होती है। सीरियसली मैंने नहीं सोचा था हम सब में से बहुत से वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट गॉट मिस्ड। ओके, नाउ चलो जी। सो आज हम ये सारी बातें समझेंगे। नाउ सबसे पहली बात, इन वर्कर्स के प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें आज वन बाय वन, कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ताकि मैं आपको एक बार पहले पूरा समझा दूं उन टर्म को, फिर उसके बाद में अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अ गर्ल ऑन बाइसाइकिल विद फादर ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर, वी हैव ऑल सीन दिस। कोविड में हमने सबने यही देखा, एंड एक्चुअली कोविड के टाइम पर जिसके सर पे छत थी ना, वो प्रिविलेज था, वो प्रिविलेज मानो उसको। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। नाउ अब जब हम बात करते हैं अबाउट द डेटा, डेटा अबाउट द लेबर इन द कंट्री, तो इसके सबसे प्राइमरी जो सोर्स है, नोट करते हुए चलना, वैसे तो पीपीटी पीडीएफ मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता दूं तुमको, मानसा वाचा कर्मणा। वैदिक कल्चर में या वैदिक लिटरेचर्स में या वेदों में बोला गया कि अगर आप इन कोई कोई चीज तीन तरीके से करते हो, मन से किसी चीज को मानते हो, या मन से उसका मनन करते हो, या बार बार रिवाइज करते हो, वाचन बोल के अगर उस बात को रिवाइज करते हो, या याद करने की कोशिश करते हो, एंड कर्म अगर उससे उसमें आप इन्वॉल्व भी हो गए। ठीक है, उसमें अगर आप कर्म से इन्वॉल्व हो गए, तो इन तीनों चीजों की वजह से फिर आप कभी भूलते नहीं उन चीजों को। ठीक है, इसीलिए वेद जो लिखे गए आपके 1500 बीसी में, आज से कितने साल पहले, दैट इज अराउंड 3000 और 3500 ईयर्स अगो, वो बहुत साल तक, मतलब मैं बताऊं आपको तो 200 200 एडी के आसपास जाके हमने उसको लिखना शुरू किया है। एक्चुअली में जो आज तुम्हारे पास बुक्स है, वो 2000 एडी के आसपास मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखने वाली बुक बनी थी। उससे पहले तक, मतलब फॉर अराउंड 2000 ईयर्स, वो सारा लिटरेचर जो है बोल के याद किया था। तो कैसे कर पाते थे वो? क्योंकि मानसा वाचा कर्मणा, कि पहले उसको रिवाइज करते थे मल्टीपल टाइम्स, उसको बोलते थे, तभी आप देखते हो कि वेदों का उच्चारण किया जाता है याद करने के लिए। एंड देन फिर आप हवन करते थे, आप बहुत सारे और रिचुअल्स करते थे, जिससे आपको प्रोसेस याद हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए आपने भी यही काम करना है। हैंडआउट मिलेगा, पीपीटी पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन जितना हो सके लिखना। ठीक है, लिखने से आपको चीजें याद होंगी। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो एक तो तरीका आपके माइंड में जाने का ये हो गया, दूसरा आप लिखोगे तो आपकी मेमोरी और बनती है, एंड तीसरा जब आप रिवाइज करेंगे एंड मल्टीपल रिविजन देंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सुनाओ। अब इंडिया में लेबर का डेटा आपको प्राइमरली कहां से मिलता है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हमको, तो हमारा आंसर रहेगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो है सेंसस का डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो सेंसस का डेटा है, कितने साल में होता है? यहां पे लिखा है डेसिनियल। क्या मीनिंग है इसका? कितने साल में आपका सर्वे, जो आपका सेंसस है, वो कितने साल में कंडक्ट किया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, सबसे पहले जो आंसर आया है वो अभिनव का आया है, एंड देन हीना हैज आंसर, देन
प्रभाकर हैज आंसर, वेरी नाइस, शशांक एंड अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास डिसीनियल का मतलब है कि हर 10 साल में हम जो है वो एक सेंसस करवाते हैं। 10 साल में क्यों? बिकॉज ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें पूरे कंट्री में आपको एक एक इंडिविजुअल को गिनना है, और ना सिर्फ गिनना है, उसका इंटरव्यू लेना है। उससे इंटरव्यू लेकर ये पूछना है कि आप क्या करते हैं, आपका रोजगार क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर में कितने मेंबर्स और हैं, वो क्या करते हैं, क्या आपके पास बाइक है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके घर में सिलेंडर है, क्या आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। तो आप बहुत डिटेल, पूरा बहुत लंबा 3-4 पेज का वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है, जो सर्वेयर जो जाता है डोर टू डोर, घर 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 जाके वो सर्वे करके लेके आता है। तो ये बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट है। जैसे हमने अभी ये प्रोसेस शुरू किया है, अगले साल तक आपके घर के सामने बेल बजेगी और कोई ना कोई सर्वे करने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, सो अब ये साल कहाँ जा रहा है? फिर तो ये ट्रेनिंग में जा रहा है। जो सर्वे करने वाला है उनकी ट्रेनिंग, उनकी पहले आइडेंटिफिकेशन होगी कि कौन सर्वे करेंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, और फिर फाइनली उनको गैजेट्स वगैरह से ट्रेन किया जाएगा, एंड देन दे विल बी कमिंग एट योर डोर स्टेप फॉर द सर्वे। ठीक है, तो ये पहला प्राइमरी जो हमारे पास डेटा आता है इंडियन लेबर के कॉन्टेक्स्ट में, वो आता है सेंसस के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको कंसिडर द फॉलोइंग एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उस पर हमने क्या क्या देखना है? पहली बात, हमारे पास सेंसस का डेटा है। उसके बाद एक और सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जाता है इन अ सैंपल फॉर्म, मतलब सेंसस की तरह सबको नहीं काउंट करते। उसमें हमने कुछ एरियाज, कुछ प्लेसेस, कुछ विलेजेस, कुछ कॉलोनीज आइडेंटिफाई की होती हैं। ये एक अलग प्रोटोकॉल, एक अलग सिस्टम के थ्रू होता है, उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। जो हर हफ्ते, कई बार महीने, और कई बार साल में जाकर उन जगहों से डेटा लेकर आते हैं, तो एक तरह का सैंपल बनाते हैं। करवाता कौन है? पहली बात, इस सर्वे को बोलते क्या है? तो दिस इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, नाउ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमारे पास आता है। करवा कौन रहा है? अगेन नोट करना, इट इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये नाम आपको आ सकता है, और यूपीएससी ने कई बार पूछा भी है ये नाम क्यों है, बिकॉज इससे पहले एक और बॉडी हुआ करती थी, उसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। यहाँ पे लिखा भी हुआ है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये डेटा PLFS का जो डेटा है वो तैयार करने का काम NSSO का हुआ करता था। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मर्ज कर दी गई है, और एक नया बॉडी बना है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO। ठीक है जी, थोड़े से टर्म आपको अब लगेंगे कि भाई आज थोड़ा सा चीज़ें जो है वो थोड़ी हैवी जाएंगी, बट एंड तक लेक्चर को फॉलो करना है, नोट्स बनाते चलने हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा एंड तक, आई प्रॉमिस। रह गया तो आई एम हेयर। ठीक है, 8:30 के बाद का सारा टाइम आपके लिए है। मैं घर तभी जाऊंगा जब सभी के मैसेज मुझे आ जाएंगे, भाई सबका आंसर हो गया है, सबके डाउट्स के आंसर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने टीम को ही बोल दिया कि भाई अपना इवनिंग स्नैक्स कुछ अरेंज कर लो, डिनर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्लास लंबी जा सकती है। 8:30 तक क्लास होगी, उसके बाद जो है वो डाउट सेशन चलेगा, जब तक भी चलेगा। ठीक है, नाउ सो दो नाम अभी तक हमारे पास है। एक तो सेंसस, जो आपको डोर टू डोर सर्वे के थ्रू होता है। नंबर 2, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ही लेने जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो कहाँ एम्प्लॉयड हो, कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, छुट्टी कब मिलती है, कब काम नहीं होता आपके पास, ये सब पूछा जाता है। और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो आपने क्या वॉलंटरी खुद से एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं कर रहे, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही, या नौकरी मिली है तो वेजेस नहीं मिल रहे, ठीक है, या फिर और कोई रीजन है आपके ना काम करने का, तो ये सारा पूछा जाता है। मतलब हर एक क्वेश्चन इसमें एम्प्लॉयमेंट के से ही जुड़ा होता है। जैसे सेंसस में तो हम यहाँ तक पूछ लेते हैं कि भाई क्या आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हो, आपके फैमिली में जो बाकी बच्चे हैं उनको किस तरह की एजुकेशन वगैरह मिल रही है, वो सारी चीजें पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा लेने के लिए है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा। इसके अलावा हम कुछ ही और चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, सो दैट इज, अब अगेन ऑफिस या हमने बॉडी का नाम तो कर लिया, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मिनिस्ट्री भी आपको एग्जाम में आ जाती है, तो नाम लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
and plan implementation, program implementation, statistics and program implementation. This is a very important ministry. जो भी प्रोग्राम स्कीम्स एंड इनिशिएटिव लिए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका फॉलो अप, मतलब उसको आगे देखना कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, या कुछ उसमें अड़चने आ रही हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, और उनको टाइमली रिपोर्ट करना, उनके ऊपर डेटा बनाना, ठीक है, ताकि उन स्कीम्स को आगे हम इम्प्रूव करते चलें। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो ये मिनिस्ट्री के अंडर होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके अलावा हमारे पास एक और बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले बहुत एक्टिव हुआ करता था, बहुत काम करता था, लेकिन अब इनके काम को माना जाता है कि डुप्लीकेसी बहुत है, मतलब और भी बॉडीज जो है सेम काम कर रही हैं, तो इनका रोल थोड़ा अब कम हो गया है, बट दे स्टिल एग्जिस्ट एंड दे स्टिल मेक डेटा ऑन द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले आपने एक चीज सुनी होगी, इसको बोलते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। किसी ने सुना है ये नाम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? बेसिकली अब तो तुम्हारा डिजिटल इंडिया आ गया, इसकी वजह से जो भी नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन आती हैं। किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन ऑनलाइन आती है, तुम अप्लाई करते हो, एग्जाम होता है और सिलेक्शन होती है एंड ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, अगर प्रोसेस ऐसे चले तो। लेकिन पहले क्या होता था, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते थे, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, अब वो उनके पास कोई तरीका नहीं था जो एम्प्लॉय सीख कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उन तक जाने का। तो वो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ने बनाया था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता था, हर एक सब तहसील लेवल पे भी हुआ करता था कई जगह पे। तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगता था, ठीक है, कि इस डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टिंग आई है, इस दिन तक अप्लाई कर दें। ठीक है, ये प्राइवेट बॉडी है, ये इतनी रिक्रूटमेंट कर रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आती थी। तो अगर तुम अपने पिताजी से पूछोगे या दादाजी से पूछोगे तो बताएंगे कि वो हर हफ्ते जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जाया करते थे, अपना नाम लिखा के आया करते थे, अपनी स्किल क्वालिफिकेशन बाकी सारे लिखा के आते थे, उसके हिसाब से भी कई बार वो शॉर्टलिस्ट हो जाते थे। तो तुम जो इतने चक्कर लगा रहे हो फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, उनको नहीं करना पड़ता था, वो अपनी स्किल, ग्रेजुएशन, स्कूलिंग वो लिख के आ जाते थे, एंड उसके हिसाब से कई बार उनको कॉल ही आ जाती थी कि भाई ये जॉब आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप आके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत जल्दी सिलेक्शन भी आपके हो जाती है। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, पूजा जी ने बता भी दिया कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस उनके फैमिली में उनके फादर साहब का रहा है। ठीक है जी। नाउ तो ये तीन चीजें, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट चलाया करते थे। ठीक है, आज इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इनकी डेटा को कोई खास वेटेज नहीं दी जाती, बट एग्जाम में अगर आपको आएगा तो यही ऑप्शन तुमको फंसा देगा, क्योंकि बाकी दो तो तुमने फिर भी सुने, सेंसस सुना है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तुम आज सुन लोगे, समझ लोगे, लेकिन ये मिस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए तीन डिपार्टमेंट्स या तीन तरीके से जहां से हम लेबर फोर्स का डेटा निकालते। नाउ आज की इस लेक्चर में मैं कई सारे डेटा पे डिस्कशन भी करूंगा, कई सारे ग्राफ और टेबल आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बात समझना कि ये अलग अलग सोर्सेज से हैं और अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, तो कई बार दो डेटा का नंबर जो है वो शायद मैच ना करे, बट हमने ये डेटा फ्लो चार्ट जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करने हैं। मैंने ये डेटा और फ्लो चार्ट आपके हैंडआउट में भी इंटीग्रेट किए हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं, बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, नंबर से मत जाना, सिर्फ समझने के लिए मैंने वो डेटा शेयर किया है। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, अगर मेरे को नाम आपका, आपके नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो आज तो मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन कल से अगर नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं वो वाले क्वेश्चन जो है इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैं क्या बोलूँ कि आईफोन तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आईफोन का आंसर ठीक है, ओके, तो इसलिए नाम से चेक कर लेना। ठीक है, वैसे अभी क्वेरी जो आया है वो बता देता हूँ। PLFS सर्वे इज कंडक्टेड बाय, यस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, गरिमा, अगर बफरिंग हो रही है तो शायद आपकी तरफ से इंटरनेट का इशू होगा, यहाँ से नहीं है, इसीलिए, क्योंकि किसी और को ऐसा डिफिकल्टी नहीं आ रही कोई। ओके जी करणदीप, बिल्कुल आपका नाम विजिबल है। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर। हमने बोला कि हर 10 साल में जो है वो सर्वे होता है, तो आपका लास्ट सर्वे कब हुआ, एक जो आपका लास्ट सेंसस है वो कब हुआ, लास्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया? वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट आंसर्स, वेरी नाइस। 2021 शायद गलती से लिख दिया, सो वेरी नाइस। ठीक है, दैट्स, ये अच्छी बात है इस बैच की कि सारे आंसर लिखते हैं चैट बॉक्स में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चैट बॉक्स को जितना ज़्यादा यूज करोगे उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी आपस में रहेगी। ओके, वेरी नाइस। सो
सो दैट मीन्स कि 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज 2020 में कोविड हो गया और लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, आपकी डेमोग्राफी सारी इधर से उधर हो गई। ठीक है, तो अगर आप उस 2021 में सर्वे करने निकलते तो जो डेटा आता वो बहुत काम का नहीं होता। ठीक है, बिकॉज आपको क्लियर कट चीज़ें नहीं पता लगती कि पॉपुलेशन आज कहाँ पे है, किस कंडीशन में है। तो हमने वेट किया कि एक बार पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। हाँ, क्रिटिसिज्म भी है कि कुछ ज़्यादा डिले कर दिया, लेकिन देखो 10 साल में एक बार करना और ये डेटा बहुत लॉन्ग टर्म में यूज़ होगा, बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मेशन में यूज़ होगा, इस करके हमें एक ऑथेंटिक रिलायबल डेटा चाहिए था, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया उसके लिए। ठीक है, सो नाउ अब ये नेक्स्ट ईयर से आपका डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और कुछ डेटा तो बाय ईयर एंड आपके पास आ जाएंगे। फाइनल कंपाइल्ड रिपोर्ट्स में थोड़ा टाइम लगता है, वो 2027 तक आपको मिलती है। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस डेटा की बात करें, इन सर्वेस की बात करें, आपने इकोनॉमी में भी किया होगा या शायद हिस्ट्री में भी किया होगा कि इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो माइनस में गया, मतलब पॉपुलेशन जो है वो कम होनी शुरू हुई थी इन द 2021। ठीक है, टू सॉरी 1921 में हमने पहली बार देखा कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, उसमें ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रहा है, बल्कि पॉपुलेशन कम हो गई। क्यों हुई? बिकॉज मल्टीपल रीजन थे, ड्रॉट हुआ, बहुत सारी डेथ्स हुई फॉर मल्टीपल रीजंस। इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव चला गया। ठीक है, इसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ, एंड ग्रोथ रेट हमेशा ऊपर ही रहा है या पॉजिटिव ही रहा है। हाँ, डिप जरूर आया, वो भी यहां पर एक देखा हमने 1951 में। ठीक है, मतलब कम ग्रोथ रेट का, या जैसे यहाँ पे सिंपल टर्म में समझाता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 13.30, इसका मतलब है कि आपने जब पिछले सर्वे किया था तो अगर उसमें 100 लोग थे तो अगले सर्वे में 10 साल बाद वो 113.5 हो गए। ठीक है, 113.5 हो गए, और 113.3 हो गए टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया कि कितने लोग बढ़ गए। ये है डिकेडल ग्रोथ, कि 10 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी या कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी। तो ये जो नंबर हम देख रहे हैं ये है ऑफ द डिकेडल ग्रोथ, कि आप 10 साल में आपकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कितनी इंक्रीज हो रही है उसका डेटा है। मतलब इसमें यह है कि हर साल वी आर एक्चुअली, अगर यहां पर चलेंगे, इन नंबर्स पे चलेंगे, दिस साइड वाले 2.1, 21%, 22% एंड 25% एंड ऑल, जब इस साइड पे हम चलते हैं तो बेसिकली ये हमको डिपेक्ट करता है कि हर साल आप 2% से ऊपर की ग्रोथ रेट पे हो। ठीक है, तो मतलब दैट्स अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एंड इसका मतलब ये भी है कि आपकी पॉपुलेशन में अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है, वो बहुत ज़्यादा स्केल पे इंक्रीज कर रही है, बट नाउ वी फाइंड सम काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे हमको जो नंबर है ये डिक्लाइन होता हुआ अब दिख रहा है, और आगे के जो डेटाज आएंगे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो स्टेबल नंबर आएगा, उसमें आपकी ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा नहीं दिखेगी। ठीक है, तो नाउ दिस इज द इकोनॉमी पार्ट, इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, करुणदीप देखो, क्योंकि मैं अभी लेबर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो कई चीज़ें जो है, कई कॉन्सेप्ट जो है हिस्ट्री के हैं, कुछ इकोनॉमी के भी हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी हैं, उनको मैं इंटेंशनली ओवरलुक कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे आप करोगे, मैं और ज़्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो टर्म्स वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी तक कोई टर्म यूज़ नहीं किया लाइक डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, लेकिन टर्म तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आता है। ठीक है, इंटेंसली अभी मैं कुछ टर्म्स को अवॉइड कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि भाई आपको ज़्यादा पता है इस चीज़ का, तो आप लिखते चलो, आपका रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी। बट आई इंटेंशनली डू नॉट रेफरिंग टू सम ऑफ द थिंग्स। ठीक है, हिंदी मीडियम में नहीं हो, क्या लिखा है परी, मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? कुछ क्वेश्चन पूछा है या क्या लिखा है? हिंदी में क्या चाहिए आपको? मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में आ पा रहा है या उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है? बताना मुझे। देखो, अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग की क्लासेस, मुझे बता देना किसी को, अगर जो मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ उसमें कोई चीज़ सिर्फ लैंग्वेज की वजह से नहीं समझ में आ रही तो बता देना। ठीक है, तो मैं हिंदी को इंग्लिश में भी कर सकता हूँ और इंग्लिश को हिंदी में भी आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई डाउट मत रखना। ओके जी, चलो। तो ये है हमारे पास ऑफ द वेरियस डेटास विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ रेट। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हम समझ गए कि तीन सोर्सेज है हमारे पास फॉर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो हम देखने वाले हैं अभी। एक है आपका सेंसस, दूसरा है आपका
पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, एंड देन हमारे पास एक डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, वहां से भी हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है ना, उसको अभी इग्नोर करो। ठीक है, अभी जो डेटास आपको नहीं रिक्वायर्ड उसको एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं। ना अब आते हैं इंडियन लेबर फोर्स पे। अब ये इंडियन लेबर फोर्स में दो बात समझना, हम पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। उनको कैटेगराइज कर रहे हैं किस तरीके से? एक वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। काम कर रहे हैं या काम की तलाश में, इनको बोलते हैं हम लेबर फोर्स। ठीक है, जो काम करना चाहते हैं या काम की तलाश में या काम कर रहे हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके लेबर फोर्स। कुछ जो है वो आउट ऑफ लेबर फोर्स होते हैं। कौन है ये लोग? जो बेसिकली चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे ओल्ड एज में है, या काम नहीं करना चाह रहे, या उनकी कोई भी ऐसी डिमांड या वांट नहीं है टू वर्क। ठीक है, इनको हम बोलते हैं आउट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो वी डिफाइन दिस एज पर्सन हु इज वर्किंग, जो काम कर रहा है या काम की तलाश में, सीकिंग और अवेलेबल फॉर जॉब। ठीक है, इनको बोला जाता है दैट इज दे आर लेबर फोर्स। काम नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। मतलब अगर मैं कंट्री में ढूंढने जाऊं कि कभी कौन से लोग काम करना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई कौन से लोग जो है लेबर फोर्स में आना चाहते हैं, कौन से लोग जो है लेबर फोर्स में है। ठीक है, तो मैं सिंपल जब लेबर फोर्स बोल दूंगा तो उसका मतलब होगा कि मैं जो वर्कर है उनको भी काउंट कर रहा हूं, और जो अभी अनएम्प्लॉयड है मैं उनको भी काउंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपकी लेबर फोर्स। इसको अभी और इलैबोरेट करेंगे। इसमें एक टर्म आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये चार वर्ड्स हैं, इसको समझना है। इसलिए सबसे पहले बेसिक वर्ड समझना है, दैट इज लेबर फोर्स। कौन है ये? दैट इज जिसमें वर्कर और जो काम ढूंढ रहे हैं वो सब काउंट हो जाते हैं। और आउट ऑफ लेबर फोर्स कौन है? ये वो लोग हैं जो ना काम कर रहे हैं और ना काम की तलाश में है। ना काम कर रहे हैं, ना काम की तलाश में। कौन से लोग होंगे? स्टूडेंट्स जो अभी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, या स्कूल में है या कॉलेज में है, मे बी डिसेबल्ड है, कुछ लोग वो नहीं तलाश कर रहे हैं, ओल्ड एज में है वो नहीं तलाश कर रहे, कुछ हाउस वाइफ्स है वो काम तलाश नहीं कर रही, तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स हम उनको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होगी हमारी। अब इसको एक दूसरे वे में भी समझते हैं। नाउ अब जो जिनको हम बोल रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम अभी कर रहे हैं, ये टर्म समझ लेना आगे, क्योंकि मैं आपको जो हैंडआउट दूंगा वो 13 पेज का हैंडआउट है। काफी डिटेल्ड हैंडआउट है, काफी सारे ग्राफ, इन्फोग्राफिक वगैरह सब कुछ मिलेंगे। लेकिन जो काम की बात है वो यही है जो मैं क्लास में कर रहा हूँ। तो ये समझ में आ गई तो हैंडआउट तुम आराम से समझ भी जाओगे। और अगर वो डिटेल्स में नहीं भी जाओगे तो भी कोई रेलिवेंस उसका नहीं है। ठीक है, सो बस जितना मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। नाउ ए आएंगे, अभी एज वाला फैक्टर जो है उस पर भी हमें आएंगे। अभी मेरी बात समझो। एक है जो सैलरी पे काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं वेज वर्कर, जिसको रेगुलर सैलरी मिलती है। रेगुलर का मतलब शायद एक हफ्ते में सैलरी मिलती होगी लेकिन रेगुलर है, चाहे महीने में सैलरी मिलती है लेकिन पक्का है कि हर महीने सैलरी आएगी। ठीक है, वो काम कर रहा है, हर महीने उसको सैलरी मिलती जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस तारीख से पहले पहले सैलरी आ जानी चाहिए। जब आपने ज्वाइन की थी सर्विसेज, तो आपको बताया गया था कि भाई आपका जो सैलरी का पीरियड रहेगा वो 1 महीने का रहेगा, और जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा तो उसके 7 दिन के अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी, या 10 दिन के अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी। तो यू आर क्वाइट क्लियर अबाउट दिस। ये बाय लॉ या बाय कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया, या बाय गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है उस, या बाय गवर्नमेंट का लॉ जो है उसमें डिफाइन कर दिया गया कि ये वो वर्कर्स हैं जिनको रेगुलर सैलरीज आ रही हैं। ठीक है, यू नॉट नीड टू बी कंसर्न, आपको महीने की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो इनको बोला जाता है वेज वर्कर। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड सेट है कि कितने टाइम पीरियड में वेजेस आएंगे। दूसरा है कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वेज लेबर्स। नाउ कैजुअल वेज लेबर, 3 वर्ड होगी। लेबर पहली बात जो काम कर रहा है, जिसको किसी तरह का मेहनताना या पैसा मिलेगा। वेज मतलब उसको जो पैसा मिलेगा वो उसके काम के एवज में मिलेगा, जितना काम उसने किया या जितने पीरियड के लिए उसने वो काम किया। ठीक है, वेज दो तरीके का हो सकता है। या तो हो सकता है आपको जितना काम आप करें, जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई आपने जो है ये बॉक्स जो है वो पैक करने हैं, तो दिन के 100 बॉक्स अगर आप पैक करेंगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। इसको बोलते हैं पर पीस रेट। ठीक है, कुछ चीजें बोर्ड पे नहीं आएंगी तो मैं बता रहा हूं, आपने लिख लेना है पर पीस रेट। तो एक वेज का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पर पीस रेट।
जो कि बेस्ड है आपके एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी मतलब कितना आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। दूसरा है, दिस इज वेज वी आर डिस्कसिंग। दूसरा वेज है जो आपके टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम बेस्ड एक्टिविटी। कि मैं आपको वीकली काम के पैसे दे रहा हूं, मैं आपको मंथली काम के पैसे दे रहा हूं, या मैं आपको मे बी क्वार्टरली 3 मंथ्स के पैसे दे रहा हूं। ठीक है, 3 मंथ वाला अलाउड नहीं है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो आप वेज वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, फिर आप जो है वो अलग टाइप ऑफ कैटेगरी में आएंगे, वो हम जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, सो वीकली या मंथली मैक्सिमम आपको वेजेस का पीरियड रखा गया है, तो टाइम स्पेसिफिक है। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में ड्राइवर हैं, किसी इंडस्ट्री में आप वेल्डर हैं, लेकिन आपका आपका एक्टिविटी के हिसाब से काम नहीं है, आपका वर्किंग आवर्स के हिसाब से काम है, कि आपसे पूरे दिन का आपसे कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 8 घंटे आप काम करके जाएंगे, और पूरे हफ्ते में 48 आवर्स काम करके जाएंगे, और अकॉर्डिंगली महीने के एंड में इतना पैसा आपको पे किया जाएगा। तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की जाती कि कितने चीजें आपने प्रोड्यूस की। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स, वन इज एक्टिविटी बेस्ड जिसमें पर पीस रेट हो सकता है कि आपने कितने पीस बना के दिए, और दूसरा है टाइम बेस्ड जिसमें आपका सिर्फ टाइम काउंट होता है कि आप कितने दिन तक कितनी देर तक एक्टिव, कितनी देर तक आपने इन्वॉल्व रहे इन अ मंथ और मे बी अ वीक। ठीक है, सो इनको हम बोलते हैं दैट इज रेगुलर सैलरीड और द वेज वर्कर्स, एंड देन वी हैव द कैजुअल वर्कर्स, जिनको अब इसमें वर्ड आ गया कैजुअल। तो मेन वर्ड जो आपको समझाना है वो है ये कैजुअल वर्ड। अब ये कौन है? ठीक है, सो नाउ इनको तो मिल रही है सैलरी, ठीक है, पीरियोडिक बेसिस पे, या फिर अ, या फिर टाइम बेसिस पे। यहां पे जो हमारा कैजुअल वर्कर है उसको हम जो वेजेस देते हैं वो पीस रेट पर देते हैं या टाइम स्पेसिफिक रेट पर देते हैं। ठीक है, टाइम स्पेसिफिक मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई ड्राइवर आया, आपने बोला कि भाई मुझे 4 घंटे के लिए ड्राइवर चाहिए, मुझे 8 घंटे के लिए ड्राइवर चाहिए, और उसके हिसाब से मैं पे करूंगा। अब मैं आपको खड़ा रखूं या आपसे काम लूं, ठीक है, दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, तो या तो काम के हिसाब से होगा या टाइम के हिसाब से होगा, घंटों के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा रेगुलर वर्कर है, वेज वर्कर है, उसमें उसका जो टाइम है वो बस ऐसे काउंट करते हैं कि एक पीरियड होगा, चाहे वीक का चाहे मंथ का, इतना होगा बस। ठीक है, इस तरह से हम काउंट करते हैं। यहाँ पे भी मे डिवाइड इट फर्दर कि पीस रेट पे या आर्ली बेसिस पे या अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के। ना अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये इमेज देखो, मूवी देखी है किसी ने? हाँ, ये मूवी, ऐसा तो वैसे बहुत रेयरली होगा जिस टाइम पर तुम टीवी देखते थे, अगर तुमने टीवी देखा है तो ये हो नहीं सकता कि ये मूवी तुमने मिस की हो। अब ये मूवी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन जाती है फॉर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट। कैसे? नाउ इसमें आपके पास इसमें आपके पास दो तरह के लोग हैं। अब मुझे मूवी के कैरेक्टर्स का नाम याद नहीं आ रहा, अगर तुमको याद है तो मुझे बताना। हु वॉज वट वॉज द नेम ऑफ दिस पर्सन एंड वट वॉज द नेम फॉर दिस पर्सन। इसका तो नाम याद मुझे आ गया, हीरा ठाकुर। ठीक है, लेकिन उनके फादर का नाम मुझे बता दो। ठीक है, सो नाउ अब बात समझना, ये जो हीरा ठाकुर है हमारा, ये बहुत टाइम तक अपने फादर के पास ही एज अ कैजुअल वर्क, एज अ कैजुअल वेज लेबर काम करता रहा। ठीक है, अलग अलग काम मिलते थे, कभी जो है पानी लगाना है, कभी जो है खेत जाना है, कभी बाजार जाना है, और अलग 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 काम उसको मिलते रहे। भानु प्रताप, वेरी नाइस। अरे क्या बात है यार, इतनी हिट मूवी, सबको नाम तक याद है कैरेक्टर्स के। या हिट तो क्या बोले कि जबरदस्ती दिखा दी सेट मैक्स वालों ने इतनी बार। ठीक है, सो नाउ हीरा ठाकुर जो है वो हमारा है कैजुअल लेबर। ठीक है, कब तक के लिए? जब तक उसने अपना खुद का मतलब शादी से पहले वाला, शादी से पहले वाला हीरा ठाकुर जो है वो हमारा यहाँ पे है कैजुअल वर्कर। ठीक है, एंड शादी के बाद वाला हीरा ठाकुर, उसने अपना बना लिया, अपनी एक बस स्टार्ट कर ली। ठीक है, बस सर्विस स्टार्ट कर ली, अपना पूरा एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया, तो अपने लिए उसने खुद एम्प्लॉयमेंट बना ली। तो ये हमारे लिए, तो शादी से पहले वाला जो हीरा ठाकुर है वो है कैजुअल वेज वर्कर,
एंड शादी के बाद वाला जो हीरा ठाकुर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, बिकॉज उसका खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है नाउ। एंड ये उनकी वाइफ, बहुत सारे मीम बनते हैं इनके नाम पर भी। ठीक है, ये कौन है? ये है हमारी रेगुलर सैलरी वाली वर्कर। क्योंकि ये कौन है? शी इज द IAS, IAS ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी उस टाइम पर ये। ठीक है, SDM नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, सो नाउ शी इज गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी उठा रही है, मंथली बेसिस पे आ रही है IAS की सैलरी। सो शी इज द रेगुलर सैलरीड और द वेज एम्प्लॉय हेयर। ठीक है, और हीरा ठाकुर है हमारा कैजुअल वर्कर, शादी से पहले वाला। शादी के बाद जब बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और स्टैब्लिश कर लेगा ट्रांसपोर्ट का, तब हो जाएगा वो सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है ना। भानु प्रताप किस कैटेगरी में आएंगे? भाई गन लेके बैठे हैं, किसी भी कैटेगरी में आ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते उनका। ठीक है, सो अदरवाइज अगर उनको कैटेगरीज में डालना ही है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिकॉज वो जमींदार है। ठीक है, वो वहां के जमींदार है। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया नाउ। So these are the three types and this is the description of that also. इसको हम बाद में भी देख सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे सैलरी मिलती है ऑन द रेगुलर बेसिस। कैजुअल वाले में यू आर मे बी पेड डेली और मे बी पीरियोडिक और बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको मिल जाता है। पी स्टेट इसमें नहीं लिखा है, वो आपको हैंड आउट में मिल जाएगा, पी स्टेट पे भी हो सकता है। देन द सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज आपने इंडिपेंडेंटली अपना खुद का कुछ प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच वी हैव द एग्जांपल। आई होप इस एग्जांपल से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, रहेगा ना? ओके जी, आगे बढ़ते नाउ। इसके बाद आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा पूरी पॉपुलेशन इंडिया की देखते हैं एंड वहां से हम नीचे आएंगे और देखेंगे कैसे कैसे कैटेगरीज बन रही हैं। सबसे पहली बात अब ये समझना, बिकॉज इसी से आगे चल के हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है वहां से निकलेगा। ठीक है। हम्म, सुशांत को ज्यादा ही बड़े फैन लग रहे हो मुझे, तुमको नाम भी याद है द मैडम IAS का? राधा कलेक्टर थी। अच्छा ठीक है जी। ओके, सो नाउ टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी होगी आज? व्हाट इज द पॉपुलेशन टुडे? टुडे वी हैव द कंट्री। नाउ एक बार मैंने बहुत बार पहले ही क्वेश्चन पूछा किसी से कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसने मुझे 7 डिजिट तक बता दिए, 7 या 8 डिजिट तक बता दिए। नाउ आई वॉज वेरी अमेज्ड कि भाई ये इतना डिटेल कैसे लेके आ रहा है। अब हुआ क्या कि वो सेल्फ स्टडी कर रहा था उससे पहले से, एंड उसके पेरेंट्स के टाइम पर पेपर में आता था कि भाई पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, तो उन्होंने उसको बता दिया होगा और वो बेचारा पूरा याद करके बैठा वो 7-8 डिजिट तक। ठीक है, बट यही फायदा होता है कि जब क्लासेस में आ जाते हैं, गाइडेंस में आ जाते हैं, तो यू नो कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो अराउंड वी आर हैविंग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एंड अब इसमें से हमको निकालनी है एक वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको बाय डेफिनेशन हम कहते हैं 15 ईयर्स और 64 ईयर्स। ये कोई बाय लॉ कहीं लिखा नहीं है, ये कॉमन आइडिया है। अलग अलग सर्वेस या अलग अलग डेटा जो है अलग नंबर यूज करते हैं। जनरली जो यूज किया जाता है वो 15 से 64 यूज किया जाता है, बिकॉज बिलो 14 बाय लॉ यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एंड अबव 65 एंड अबव इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्ड एज। ठीक है, तो जनरली जो एक्सेप्टेड नंबर है वो 15 to 64 का रहता है। तो इस तरह से हमने यंग निकाल दिए और ओल्ड एज वाले अलग कर दिए, इनको अलग कर दिया। अब हमारे पास वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, और इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी ये पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है इसका? दैट इज कि इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का पोर्शन है वो यंग एज में या वर्किंग एज ग्रुप में आता है, और इसी को बोला गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसी को बोला गया, द वर्ड लिखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीनिंग क्या है? वर्किंग एज, सिंपल लिख रहा हूं, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मोर देन, या वर्किंग एन पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में अगर आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, मतलब बेसिकली मोर देन 50% है, मोर देन 50% है,
तो इसको हम बोलते हैं दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये हर एक कंट्री की लाइफ 150-200 साल की लाइफ में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन इन द रीजन, एक बार ये मौका आता है। ठीक है, जापान का ये मौका आके चला गया। ठीक है, और जब आया था तो उन्होंने इसका मैक्सिमम बेनिफिट लिया। 1930s 40s 50s 60s तक उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज चला, जिस पीरियड में उन्होंने इतनी प्रोडक्शन या इतनी एडवांसमेंट किया कि आज दे आर द वर्ल्ड पावर। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम, टेरिटरी बहुत कम, लैंड बहुत कम, उसके बाद भी आज भी इतनी हाई ओल्ड एज पॉपुलेशन हो चुकी है उनकी। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन वाली कंट्री में जापान आता है। उसके बाद भी दे आर द वर्ल्ड पावर। क्यों? बिकॉज वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जब फेज चला था तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया या बहुत ज्यादा ग्रोथ की उस पीरियड में। तो इंडिया आज उस फेज से गुजर रहा है। ये फेज हमको मिला है और एक बार ये फेज हमसे निकल जाएगा। 2060 के बाद आपके पास फेज नहीं रहेगा। 2060 के बाद आपके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहेगा। तो इंडिया जो है वो अभी इस फेज में है। 260 तक आप इस फेज में रहोगे। इसके बाद आपके यहाँ से फेज जो है 150-2 साल के बाद, 150 से 200 साल के बाद आएगा। और शायद फिर भी ना आए, बिकॉज अगर हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, ठीक है, अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है, ईयरली ग्रोथ रेट जो है वो 2% से कम आ गया, तो उसका मतलब होगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही है, स्टेबल हो गई है। ठीक है, तो देन यू विल नॉट बी हैविंग दिस फेज। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आज जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो फुल एफिशिएंसी से काम करे, फुल एफर्ट से काम करे। तभी आपको बहुत सभी बोलते हुए मिल जाते हैं। जैसे पीएम ने बोला कि भाई हमको टारगेट करना है कि 2047 तक हम जो है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी में लेके आएंगे। ठीक है, या इसको हम जो है वो एक नए स्टेटस पे लेके आएंगे, विश्व गुरु के स्टेटस पे लेके आएंगे। बेसिकली ये नंबर क्यों है? बिकॉज 2060 तक का ही आपके पास मौका है, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो ये करना है। ऐसी नारायण मूर्ति ने क्यों बोला कि भाई आपको जो है वो 12-12 घंटे दिन में काम करना चाहिए? वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज द फेस वी आर हैविंग। जापान ने किया है ये काम। ठीक है, जापान ने किया है और आज भी उनके ओल्ड एज की जो पॉपुलेशन है वो भी काम से हटती नहीं है। ठीक है, जापान में एक कॉन्सेप्ट है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो उनके कलीग्स ही होते हैं, तो ऑफिस के बाद भी दे ओनली हैंग आउट विद देम। ठीक है, एंड जापान ने अभी लास्ट ईयर की न्यूज़ है कि जो वीकली आवर्स है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत कम जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम 5 दिन आते थे ना हफ्ते में, 5 दिन मत आओ, तुम सिर्फ 4 दिन आओ, 4 डे वीक करेंगे। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली लोगों ने ही मना कर दिया, वर्कर्स ने ही मना कर दिया। वो आ रहे हैं ऑफिस, दे आर सेइंग कि भाई ऑफिस ओपन करो, हमारे टारगेट्स है टू मीट। ठीक है, तो दैट इज, इसको बोलते हैं दैट इज द वर्कर बिहेवियर। ये हम करेंगे आगे के टॉपिक में, कल का हमारा टॉपिक रहेगा। सो दैट इज दे आर हैविंग द डिफरेंट अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट तो चाह रही थी कि भाई घर पे रहेंगे तो शायद पॉपुलेशन एक लाइफ बैलेंस बन जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा एंड दे विल इंक्रीज द पॉपुलेशन। बट इट इज ऐसा होता दिख नहीं रहा हमको। ठीक है, ऐसा होता नहीं दिख रहा। तो इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो हमें इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। नाउ तो दिस इज द आइडिया। सो नाउ अब वापस आते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट। सो वर्किंग एज पॉपुलेशन। सो ये हमारे पास आ गया एक ग्रुप जो काम के करने की पोजीशन में है, फिजिकली मेंटली कैपेबल है। अब इसमें से हम कुछ को अलग कर देंगे, इसमें से हम कुछ नॉन पार्टिसिपेंट्स बना देंगे जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे या जो काम की तलाश में नहीं है। कौन नहीं जेल में? कौन नहीं है? दैट इज स्टूडेंट। दूसरा जो जेल में, वो काम करना चाहता है बेचारा, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसको जेल में बिठा के रखा है। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कर रहा हूँ कि अमीर से लेता हूँ और अपनी गरीब फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट अपने टैक्सेशन से नहीं कर पा रही। ठीक है, तो मुझे तो आप बाहर निकालो, आई वॉन्ट टू वर्क। ठीक है, बट आपने उसको जेल में रखा है। बट एनी हाउ दे आर नॉट पार्टिसिपेंट्स, उनको हम नहीं काउंट करते बिकॉज जेल में वो एम्प्लॉयमेंट वैसे भी नहीं है। हाँ, जेल में कुछ एक्टिविटीज होती है लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हम। ठीक है, देन यू आर हैविंग सम पीपल हु आर इन लॉन्ग टर्म केयर, मतलब कुछ बीमारी है जिसकी वजह से वो अभी काम नहीं कर पाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, एंड देन देयर आर सम पीपल मे बी जिसको बोलते हैं ना फकीरी है इनके स्वभाव में। ठीक है, तो वो लोग जो काम नहीं करना चाह रहे या काम से अलग रहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउ अब इनको हमने अलग कर दिया, स्टूडेंट्स वगैरह सब अलग हो गए। और मैं बता दूं आप इस कैटेगरी में नहीं हो, अब यू आर नॉट नो लॉन्गर अ स्टूडेंट, यू आर एक्सेप्ट द ट्रुथ, यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो तो यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हो आप। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव द लेबर फोर्स।
तो ये है हमारी लेबर फोर्स। इनको निकालने के बाद जो बचेगा वो हमारी सारी लेबर फोर्स है। ये वो लोग हैं जो या तो इम्प्लाइड है या फिर काम की तलाश में, या फिर काम की तलाश में। ठीक है जी। ओके। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट लग रहा है कि इस पीपीटी पीडीएफ में दिए गए टर्म्स भी हिंदी में चाहिए, तो शायद आपको पहले मिलते रहे, इसलिए आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपको इसमें मिल जाए। कोशिश करेंगे फिर इसको प्रोवाइड करने की, बट मुझे लगता नहीं मैंने बोर्ड पे ऐसा कोई भी टर्म इंग्लिश का लिखा है जो तुमको सी सेट का पेपर देते हुए नहीं आएगा। ऐसा तो कोई टर्म नहीं है बोर्ड पे। तो मतलब तुमको अगर सी सेट भी क्लियर करना है तो ये सारे टर्म्स तो तुम्हारे पास आने भी चाहिए। ठीक है, तो आई होप अगर किसी को मेजर इशू लग रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो हो सकता है। ठीक है। ओके जी। वेरी नाइस प्रियंका फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सो अभी तक बात समझ में आ गई, बिकॉज अब थोड़ा सा हमारा वो टर्म आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वहां तक हमने आना है। सो यू शुड बी हैविंग द क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग लेबर फोर्स। अब यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कौन है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं आना चाहते या नॉट इंगेज है। ठीक है, सॉरी, जो आना चाहते हैं लेकिन उनको मौका भी नहीं मिला है, जो आर हु आर नॉट एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बट लुकिंग फॉर, जो आना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ तो एम्प्लॉयड वाले हमारे हैं ये, जिनको नौकरी मिल चुकी है ऑलरेडी। प्रियंका इज सेइंग कि भाई शी इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर, सो शी फॉल्स इन दिस कैटेगरी। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉट इन द लेबर फोर्स, जिनको हमने अलग से डिफाइन किया। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर हो गए हैं, फिजिकली अनअवेलेबल हैं फॉर वेरियस रीजन, सो इनको हमने अलग से डिफाइन किया है। और कुछ इसमें है जो डोमेस्टिक हेल्प या घर में ही काम कर रहे हैं, लेकिन घर में दिए जाने वाले लेबर को अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स की टर्म में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते। इकोनॉमिक्स की टर्म में या इकोनॉमिक्स में उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते। अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड वर्क टू डू। वर्कर तो 8 घंटे 9 घंटे करके निकल जाएगा, एक भी घंटे एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसका ओवर टाइम मांग लेगा। लेकिन हाउस होल्ड एक्टिविटी में ना कोई वर्किंग आवर्स है ना कोई रेस्ट है, बट काम ही काम है, और कोई थैंकलेस जॉब है ये। ठीक है, बट फिर भी किसी को तो करनी है। सो सम ऑफ आवर, जिनका बड़ा दिल है, जो बड़ी सोच के हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, दे आर डूइंग दिस, तो हैट्स ऑफ टू देम। नाउ दैट इज आइडिया। अब मुझे जो है लेबर फोर्स निकालनी है, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयड वालों को ऐड अप करना है, और ये मेरा बन जाएगा दैट इज द लेबर फोर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ लेबर फोर्स तक का आइडिया क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ पे करदीप, आप मेड लिख रहे हो। जब मेड लिख रहे हो तो मतलब वो तुम बाहर से हेल्प लेके आ रहे हो, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होता। ठीक है, सो वो मेड में काउंट, वो मेड जो है वो एम्प्लॉयड काउंट होंगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन जो जिसके थ्रू आपको पैसा मिलता है, जिससे कि जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे आपके घर में अगर कोई मेड बर्तन साफ करने या सफाई करने के लिए आ रही है, तो फिर उसको आप पैसा देते हो। तो अगर आपने उसको पैसा दिया है उस काम के बदले, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी काम होगी। लेकिन अगर वो काम तुम अपने छोटे भाई से करा रहे हो, ठीक है, कि भाई तू छोटा भाई, वो छोटा भाई पूछ रहा है क्यों करना है, क्योंकि बड़ा भाई कह रहा है इसलिए करना है। ठीक है, सो अगर वो छोटे भाई से करा रहे हो, उसके बदले उसको पैसा भी नहीं दे रहे, तो वो एक मैं उसको बोलूंगा दैट इज अ बॉन्डेड लेबर। बट अदरवाइज जो है वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज उसमें कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अदर बाय द वे आई माई सेल्फ इज एल्डेस्ट ब्रदर। दो छोटे भाई हैं, या दो छोटे नौकर मैंने बचपन में रखे थे, अब तो नहीं रहे वो नौकर। अकल आ गई एज के साथ उनको कि सारी बातें नहीं माननी होती बड़े भाई की। ठीक है जी, आगे आते हैं। दिस इज राइट ऑफ ओके जी। हाँ जी, तो यहाँ तक हमारी बात होगी, सभी ने आंसर कर दिया है कि भाई क्लियर है, कोई ऐसा डाउट नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछा है जानवी ने, मैं एक बार एंड में फिर से रिपीट कर दूं जानवी, एंड में रिपीट कर दूं। डोमेस्टिक सर्विस बाय वुमेन लाइक मदर, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज उसके बेसिस पे मदर्स को या वुमेन्स को या घर की जो फीमेल्स हैं, मेल भी अगर हैं, तो आप उनको कुछ पे नहीं करते इसके लिए। ठीक है, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ओके जी, ठीक है जानवी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। नाउ अब आगे आते हैं। सो अब इन पे नंबर्स देखते हैं। अब ये डेटा है हमारे पास, तो एक टर्म अब इससे हमारी बनती है जिसको हम बोलेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये रेट क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका ये है कि मैं नीचे लेता हूं टोटल पॉपुलेशन, और इसमें ऊपर मैं इंक्लूड करता हूं एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ध्यान रखना, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। एंड फिर मैं इसको जो है वो इसकी परसेंटेज निकाल लेता हूं बाय 100 करके। ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास नंबर आएगा वो होगा मेरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको देखना है। कुछ नहीं है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नीचे टोटल पॉपुलेशन है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में तुम्हारे पास इंप्लाइड और एम्प्लॉयड दोनों है। ये गलती हमारी बस यहाँ पे हो जाती है कि हम अनएम्प्लॉयड वालों को छोड़ देते हैं। उनको छोड़ना नहीं है, इंक्लूड करना है। एंड जो उसके बाद तुम्हारे पास नंबर आएगा वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। तो ये टोटल पॉपुलेशन से निकाला जाता है। ठीक है, नोट कर लेना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको नोट्स में, वहां पे स्टेटमेंट होगी, तो आप इस तरह से नोट कर ले। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयड divided by total population into 100. This is the simple formula for this. Now, अब देखते हैं इंडिया में अभी स्टेटस क्या है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है। ये अगेन मैं बता दूं, ये जो डेटा है यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डेटा है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है लास्ट ईयर का लेटेस्ट डेटा है हमारे पास अभी। अगर इकोनॉमिक सर्वे को डेटा देगा तो वो अलग दे देगा। सेंसस का डेटा जो है हमारे पास वो बहुत पुराना डेटा हो गया अब। ठीक है, या कोई और प्राइवेट एजेंसी को सर्वे कर रही है तो डेटा अलग होगा। और इवन आपका जो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे है उसमें भी नंबर बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने हैंड आउट दिया, उसमें आपको एक टर्म मिलेगी। हम इसमें भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या ये वीकली स्टेटस लिया है, क्या ये मंथली स्टेटस लिया है, या पीरियोडिक स्टेटस लिया है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेटस है इसमें। जनरली जो यूज किया जाता है वो है आपका वीकली या करंट वीकली स्टेटस। ठीक, ये हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से तीन तरह के डेटाज हैं जो आपके इस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे में निकलते हैं। हम जिस डेटा को देख रहे हैं, जिस टेबल को देख रहे हैं, वो बेस्ड है ऑन द वीकली स्टेटस। मतलब हर ये हफ्ते में पूछते हैं हम कि भाई पिछले हफ्ते आपने क्या काम था तो रेगुलर काम था, या कैजुअल काम था, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम था, या आपको काम नहीं मिला तो आप क्या काम ढूंढ रहे थे पिछले हफ्ते में। तो इस तरह से वो क्वेश्चनर एक क्वेश्चन बनते हैं, लिस्ट बनती है क्वेश्चन की, जिसको क्वेश्चनरी बोलते हैं। और उसके बेसिस पे फिर ये सर्वे लिया जाता है ना। अब आपके लिए पूरा टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल जो है कुछ टर्म्स पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, अर्बन और रूरल मतलब पूरे इंडिया का अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी है वो 56.2% है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड मिला के वो 56.2% है। इसमें अ, अब दूसरा एक टर्म है हमारा वर्कर पार्टिसिपेशन रेट। ये भी मैं साथ ही करा देता हूँ, इसी में ही करा देता हूँ। वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, चलो। सो नाउ एक और टर्म लिखो, वर्कर पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन रेट, डब्ल्यू पी आर। WPR, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये क्या है? इसमें हम नीचे लेते हैं टोटल पॉपुलेशन एंड इसको डिवाइड कर देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयड वालों से। ठीक है, और इसको इनटू 100 कर देते हैं। इसमें मैंने अनएम्प्लॉयड नहीं लिया। ठीक है, इसमें मैंने अनएम्प्लॉयड को हटा दिया है। तो ये है मेरी वर्कर पार्टिसिपेशन रेट, पूरी पॉपुलेशन में कितने वर्कर्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इनको भी हटा दूं और मैं फिर लूं टोटल पॉपुलेशन, चलो यहां पे ऐसे कंपेयर कर देते हैं। तीसरा मैं कर दूं टोटल पॉपुलेशन एंड इसको मैं डिवाइड कर दूं विद द अनएम्प्लॉयड एंड 100 से इनटू कर दूं, तो मेरे पास आएगा अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं UR।
एंड दिस इज WPR एंड दिस इज LFPR। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंस आएंगे ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड को टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो हमारे पास वर्कर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आ जाता है। ठीक है, नाउ अब वापस आते हैं इस टेबल पे। यहां तक क्लियर हो गया? सभी को नोट कर लिया है? हाँ, सभी को क्लियर है? किसी को डाउट? ये डाउट मैं यहीं पे लूंगा, अभी लूंगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कोई है जिसको इसमें डाउट हो तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख देना। नॉट एज सच। चलो जी, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ ये आपने इकोनॉमी में भी किया होगा, मैं यहाँ पे कवर कराना चाह रहा हूँ बिकॉज हम लेबर को समझने की कोशिश करते हैं एंड आगे कुछ ग्राफ्स आएंगे। ये टर्म समझने के बाद हमें क्लियर हो जाएंगे। नाउ सो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के हिसाब से चलें तो इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो 56.2% है। ये चेंज नहीं हुई है पिछले 2 साल से। एंड इसके बाद अगर हम वर्कर फोर्स पार्टिसिपेशन पे आएंगे तो दैट इज 53.4%। एंड अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर आएंगे तो दैट इज 5%। वो 5% है। इतना डिफरेंस क्यों है, सेम क्यों नहीं है? बिकॉज अनएम्प्लॉयड में कुछ और भी फैक्टर्स हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए हमने ये नंबर थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, ये सिंपल आपका नंबर ऐसे नहीं आता कि हम इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, बिकॉज में कुछ और भी फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज, इसलिए ये जो है ये 5% पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तीनों नंबर समझ में आ गए? ना एग्जाम में अगर आपको आएगा, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा PLFS का डेटा, तो हम ये कोट करेंगे। अदरवाइज ये नंबर एज इट इज नहीं आते हैं आपको। ठीक है, आपको सिंपल टर्म्स डिफाइन करने के लिए आती हैं बिकॉज मल्टीपल सोर्स हैं और उनमें मल्टीपल नंबर्स हैं। ठीक है, तो दैट इज आइडिया। हाँ, हमने WPI लिखा है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो नहीं बोलेंगे, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो बोलते हैं। पॉपुलेशन रेशो भी आपको कई जगह पे मिल जाएगा बिकॉज इवेंचुअली हम वर्कर को पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वर्ड होगा। ठीक है, दैट इज, उसमें कोई गलती नहीं है जानवी। तो अगर आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करते हो तो कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यूपीएससी पेपर ले रहा है, SSC बैंकिंग ले रहा होता तो फिर नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। विच अथॉरिटी पब्लिश दिस डेटा, हमने ऑलरेडी लिखा था। मंथन, हमने इसमें ऑलरेडी बोला था कि दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो ये डेटा रिलीज करता है। PLFS का डेटा जो है वो आपका जो डिपार्टमेंट है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वो करता है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री हमने लिखी थी ऑलरेडी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये करती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ना इसमें दो डेटास है, कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं है। ओके जी, अब हम आते हैं दोस्तों, दिस इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डेटाज है कुछ। इसको मैंने बस आपके रेफरेंस के लिए दिया है, डेटा तो पुराना है, 2021 का लास्ट डेटा है। तो जैसे दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि भाई हमारे पास अलग अलग ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो हम देखते हैं लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रही है क्योंकि फीमेल वर्कर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, इसलिए बिकॉज फीमेल जो है हमने इंडिया में देखा गया है कि पार्टिसिपेशन कम रहता है। वर्ल्ड लेवल पर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लिख लेना ये, जो वर्ल्ड लेवल पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ऑन एन एवरेज 60% का है। तो उस कंपैरिजन में इंडिया में भी बहुत कम है, आप अभी 52% पे हैं। ठीक है, अभी आप 52% पे, तो दैट इज क्वाइट लेस। ठीक है, अभी ये सॉरी 56% पे है। तो अभी ये आपका काफी कम है, इस पे इससे काफी इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन अगर फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में हम आते हैं तो वर्ल्ड में अराउंड 55% के आसपास फीमेल का पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो उसमें पार्टिसिपेशन रेट रहता है। लेकिन इंडिया में बहुत कम है, ये 20% के आसपास अलग 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 सोर्सेज के हिसाब से मूव करता है। ठीक है, अभी हैंड आउट में मैंने आपको एक पॉइंट दिया है, दैट इज व्हाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लो इन इंडिया। तो उसका प्राइमरी रीजन है कि वुमेन्स जो है वो लेबर फोर्स में नहीं आ रही, क्योंकि जब उनसे पूछते हैं कि भाई आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड, देखिए जैसे कि भाई हम काम नहीं करते, हमें काम करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो आपकी दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, दैट इज हु आर आउट ऑफ लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स में नहीं आते। ठीक है, वो नहीं काम करना चाहते। ठीक है, तो दैट इज आइडिया। वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज ही बहुत है उनके पास, तो दैट्स व्हाई दे आर डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व, तो देख लेना। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं एंड दिस नेक्स्ट टर्म इज अबाउट टू थ्री न्यू टर्म्स। तीन नई टर्म्स हैं इसमें। हमने एम्प्लॉयड जो कैटेगरी है उसको अब उसको तो देख लिया, एम्प्लॉयड वाले।
ठीक है, कि आप जो है वो रेगुलर वेज वाले हो या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हो, ठीक है, या कैजुअल वर्कर हो वो, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आता है इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेल्फ एम्प्लॉयड वाले में। सेल्फ एम्प्लॉयड, या हैंड आउट में मैंने अलग से आपको हेडिंग दिया है, उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी है, इसमें तीन तरह के लोग आते हैं। एक वो लोग जो अपने लिए काम करते हैं, ठीक है। इन द एटलीस्ट इन तीनों में से दो को तो आप पहचानते हो बड़े अच्छे से, ठीक है। इसका नाम क्या है? द स्मार्ट बॉय हु थिंक्स ही इज शाहरुख खान, ठीक है। क्या नाम है इनका? बहुत पॉपुलर हो गए स्पेशली बिल गेट्स से मिलने के बाद। ओके जी, तो दिस इज डॉली चाय वाला। सो नाउ अब ये ओन, इनका अपना खुद का ही काम है, चाय बनाने का काम है, और आगे किसी और को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहे हैं कि ही फॉल्स इन अ कैटेगरी दैट इज ओ ओन अकाउंट वर्कर। ये अपने लिए काम करता है। अब ये तीनों के तीनों सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये तीनों की तीनों सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक इसमें है जो अपने लिए काम करता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, और खुद को ही जो भी कमाई आती है सारा पोर्शन खुद ही रखता है। तो ये है हमारे दैट इज ओन अकाउंट वर्कर्स, ठीक है। दूसरी एक कैटेगरी आती है दैट इज जिसमें हम कहते हैं कि एम्प्लॉयर वाली कैटेगरी, ठीक है। इनका भी नाम बता दो, हु इज ही, ठीक है। हु इज ही, अपना अपना स्टाइल होता है सबको। अब ऐसे कुछ भी बोलना बेचारे इस मासूम लड़के को वो ठीक नहीं होगा। अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना फैशन है, अपना अपना ट्रेंड है, ठीक है जी। ओके जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रफुल्ल बिलोरी करके पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट किया एटलीस्ट। अभी तो कंडीशन थोड़ी ठीक सी नहीं है, बट आइडिया ये था कि एक चाय का जो ट्रेंड है इंडिया में, चाय चाय की जो प्रेफरेंस है, उसका पूरा एक चेन बनाई जाए, एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया जाए, जिसमें ही विल बी प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, मतलब मसाला एंड ऑल, एंड आगे जो भी फ्रेंचाइजी लेगा वो अपना बिजनेस जो है वो चला सकता है अपने हिसाब से। तो सेल का कुछ पोर्शन जो है उसको प्रफुल्ल बिलोरी को देना है, एंड द फ्रेंचाइजी विल वर्क इन दिस मैनर, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। तो मतलब क्या हुआ कि प्रफुल्ल ने क्या शुरू किया, उन्होंने एक पूरा का पूरा स्टार्टअप या एक पूरा का पूरा एक नई कंपनी बनाई, जहां पे वो भी बेच चाय ही रहे हैं, वो भी यहाँ पे चाय ही बेच रहे हैं, बट ही हैज बिकम द एम्प्लॉयर। तो खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ही, बट इसके साथ साथ उन्होंने आगे भी कईयों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो इनको हम सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में, सब कैटेगरी जो हमारी है एम्प्लॉयर्स की, उसमें रखते हैं, ठीक है। सो ही हैज नॉट ओनली एम्प्लॉयड गिवन एम्प्लॉयमेंट टू हिमसेल्फ, बट आगे और भी वर्कर्स को काम दिया, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया। नाउ तीसरे हैं इसमें हमारे पास वो स्टाफ जो बिना पैसे के काम कर रही है, ठीक है। जैसे आप ये किसी भी चाय की शॉप पे जाएंगे या किसी और स्टॉल पे जाएंगे, हाईवे वगैरह पे जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि कोई फैमिली उसको चला रही होती है, पैसा वो कलेक्टिवली देते हैं। तो वहां पे मे बी अब वाइफ इज इन्वॉल्व ऑल्सो, जो चाय बना रही है, और बाकी जो ढाबे का काम है वो मे बी हस्बैंड देख रहा है। बच्चे भी इन्वॉल्व कर दिए हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं करने चाहिए। तो अब चाहे ये बच्चा हो जिसको हम काउंट नहीं करें बिकॉज वो वर्किंग एज में नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये फीमेल जो है वर्किंग एज में आती है, लेकिन फिर भी ये बिना पैसे के काम कर रही है, ठीक है, बिना एनी वेजेस और सैलरी के काम कर रही है। सो वी कॉल हर एज हेल्पर इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, ठीक है। नाउ शी इज ऑल्सो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती है, बट विदाउट वेजेस वाली कैटेगरी में, ठीक है। सो दैट इज द हेल्पर इन द हाउस होल्ड। क्यों? अभी घर में बना रही होती है चाहे तो नहीं काउंट करते हम इसको, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बना रही है, ढाबे में बना रही है, ठीक है, इसलिए हम इनको काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज इनको हम काउंट नहीं करते। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ढाबा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां पे जो चाय बन रही है वो बेची जाएगी, आगे उस पैसे कमाया जाएगा, लेकिन इनको वेजेस की फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा। जो भी मिलेगा कलेक्टिवली फैमिली या हस्बैंड के पास आएगा, एंड देन जैसे भी वो फैमिली अपनी रन करते हैं या पैसे को यूटिलाइज करते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी है आपके पास। द ओन ओन अकाउंट वर्कर, एम्प्लॉयर जिसने आगे भी चाय, तीनों ही चाय बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में आ रही है, बिकॉज सब में इसमें कोई ये सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, ही इज हैविंग एम्प्लॉयज अंडर हिम एंड शी इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ पे, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। बाकी चौथी कैटेगरी भी आ सकती है कि अगर तुम्हारे सितारे बुलंद हो तो तुम चाय बनाते बनाते कंट्री के लीडर भी बन सकते हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नाउ अब आते हैं आगे की बात पे। सो दिस इज द थ्री एस्पेक्ट। अब देखते हैं इसमें ट्रेंड क्या है। सो नॉर्मली हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में जो ओन वर्कर्स हैं,
जो ओन वर्कर, जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हाई इन नंबर, एंड इनका नंबर जो है वो हमको थोड़ा स्टेबलाइज से ही दिखता है, दैट इज अराउंड 38% के आसपास। आपके पास जो वर्कर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आता है या ओन वर्कर वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, नाउ अब दूसरे हमारे पास आते हैं जो हेल्प की तरह काम कर रहे हैं, दे आर अराउंड, प्रेजेंट डेटा में चलेंगे, 17%। ये ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में नहीं आएगा, जिस सिंपल हम ट्रेंड समझ रहे हैं। ठीक है, सो दे आर काउंटेड हेयर। नाउ देन वी हैव द ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है दैट इज दे आर हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस चला रहे हैं, दे आर बीन कैटेगराइज हेयर। इसमें हमने सबको इंक्लूड किया है, इनको भी इंक्लूड किया है, इनको भी इंक्लूड किया है, एंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, सबको इंक्लूड किया है। उनको इंक्लूड करके हमने ये नंबर निकाला है 55.6। ये 2021 का डेटा है, इसी नंबर को आज हम 56.2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है आपका। नाउ वेजेस वाले आ गए 21.1, एंड देन कैजुअल वाले आ गए 23%। ठीक है, तो कैजुअल लेबर आ गया जिसको आप काम के हिसाब से पे कर रहे हो, सैलरी वाला भी आ गया 21% है, एंड देन यू आर हैविंग द ओन एम्प्लॉयर ऑल्सो या ओन अकाउंट एम्प्लॉयर्स ऑल्सो। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है? फार्मर किस कैटेगरी में आएंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे। फार्मर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे। ठीक है, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड दिखाने के लिए मैंने यूज किया है। इसका आपको कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि इंडिया में ओन एम्प्लॉयमेंट वाले सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो वर्कर अपना काम करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम खुद करने वाले जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा 38%। जो आपके पास वेज वाले हैं वो 21% है। और जो आपके पास कैजुअल वर्कर है, जो किसी और के पास काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसको आप कह सकते हो, वो आपके पास 23.3% है। ठीक है, या कंपैरेटिवली कम है नंबर सेल्फ एम्प्लॉयड वालों से। एंड देन यू आर हैविंग पीपल हु आर वर्किंग बट दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ वेजेस, जिनको किसी तरह का पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, और ये वाला तो ओवरऑल है, ये सबको मर्ज करने के बाद है। ये सबको मर्ज करने के बाद है, बेसिकली आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये। दिस योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये छोड़ दो आप, ये पीएस एंड एसएस ये वाला पार्ट छोड़ दो आप। ठीक है, ये इकोनॉमी के टर्म है आपको, और ये आपको वैसे भी नहीं आते, इन योर एग्जामिनेशन ये नहीं आएंगे। मैं इलेबरेट कर दूंगा, हैंड आउट में मैंने दे दिया आपको पढ़ने के लिए, वहां से आप पढ़ लेना, लेकिन इसको कोई डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, सो हैंड आउट में इसको आप देख लेना। ठीक है, जो चीजें आपको समझने वाली है, जो एग्जाम में आने वाली है, वो डेफिनेटली मैं क्लास में ही कवर अप करूंगा, बट रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन लीव। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने परसेंट है? ये सारे सेल्फ, आप अगर अ, इनकी बात कर रहे हो तो दिस इज 55.6%। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर के बेस्ड है। नंबर्स क्यों देखने आपने? ऐड अप नहीं हो रहा नंबर, नॉट एडिंग एज एक्सपेक्टेड। हाँ, तो बेसिकली नहीं होगा ना, आप इसको 38 को प्लस करने की कोशिश करोगे, इनसे तो नहीं होगा। बेसिकली ये परसेंटेज है ऑफ द टोटल, टोटल का परसेंटेज है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है उसका परसेंटेज निकाला है, इसको नहीं ब्रेकआउट किया हमने, टोटल का निकाला है, इसलिए मैच नहीं होगा। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि इंडिया में वेज वाले 21% है और कैजुअल वाले 23 हैं। तो मतलब जिनको रेगुलर सैलरी मिल रही है उनसे ज्यादा आपके पास कैजुअल वर्कर्स हैं। एंड उसमें हमारे पास तो सेल्फ, उसी के साथ साथ हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए खुद रोजी रोटी कमा रहे हैं वो 38 है। तो मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया, जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की, वो उनमें मेजॉरिटी जो है या सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी का खुद इंतजाम करते हैं। इसमें फार्मर भी आ जाएंगे, इसमें आपके और तरह के जो क्लास के एम्प्लॉयर्स इसमें एडअप कर सकते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, डन है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक दूसरा भी देखते हैं इंडिया में। अब हमने बात किया कि वर्कर्स का, हमने देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कितने हैं, वेज वाले कितने हैं, सैलरी वाले कितने हैं, उसने ये हमने क्लियर किया। अब हमें देखते हैं ट्रेंड इन कॉन्टेक्स्ट टू सेक्टर वाइज, इंडिया के कौन सेक्टर में कितने वर्कर्स इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स जूम दिस इमेज। अब यहां पर समझना, जो ये सबसे ज्यादा नंबर है इंडिया में 39.1%। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग में है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है। क्यों है ये? क्योंकि इसमें आपके पास
अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर एक के लिए काम है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको इन सेक्टर इनमें मिलती है। एंड दूसरी बात, इसके बाद किसका नंबर आता है, दैट इज एजुकेशन। नाउ एजुकेशन क्यों आ रहा है इसमें, आपके हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर आना चाहिए था, बट एजुकेशन क्यों आ रहा है? एजुकेशन इसलिए आ रहा है बिकॉज दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। अब ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट जहां पर आपके पास किसी तरह का लिखित रिकॉर्ड है, आप कोई ना कोई लॉ में आप फॉलो कर रहे हैं, ईपीएफओ में रजिस्टर किया गया है आपको, किसी तरह के सोशल। अब ये बहुत, ये टर्म जो है जिसको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये बहुत वेग सा टर्म है। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए बस सिंपल दो लाइनें याद करनी है हमने। एक, आपके ऊपर कोई ना कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है। दूसरा, आप कोई ना कोई सोशल बेनिफिट अपने वर्कर्स को दे रहे हैं। जैसे अपने वर्कर्स को अपने ईपीएफओ में इनरोल करा रखा है ताकि उनको पीएफ का बेनिफिट मिले, जैसे आपने उनको इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट दे रखा है, तो ये सोशल बेनिफिट आ जाते हैं। या फिर आप फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई कर आपने किया हुआ आपकी इंडस्ट्री में, या फिर आपने अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए अलग से हमने एक एक्ट बनाया, उसमें आप कवर अप हो रहे हैं। तो मतलब जैसे कि घरों मोहल्लों में चलने वाली फैक्ट्रियां कवर अप नहीं होंगी। अगर आपने अलग से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपनी दुकान खोली है या आपकी फैक्ट्री चला रहे हैं आप, तो आप इसमें काउंट होते हैं। तो ये होते हैं फॉर्मल। इनके अलावा जो बचे वो सारे इनफॉर्मल हैं। और ट्रेंड ये है इंडिया का, या प्रोफाइल ये है लेबर का, कि आपकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो काम करती है इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो आपके फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले सिर्फ हैं 8%। मैं आगे डेटा दिखा दूंगा आपको, 8%। और जो इनफॉर्मल में काम करने वाले हैं वो 92%। नाउ यहाँ पे आपकी वो स्टार्टिंग की स्टोरी कनेक्ट हो जाती है डी लॉकडाउन वाली, जहाँ पे बात आई थी कि इतने सारा माइग्रेंट वर्कर कहाँ से आया। गवर्नमेंट ने तो बोला था फैक्ट्रीज वाले खुद ध्यान रखेंगे, और फैक्ट्रीज वाले रख भी रहे थे। ठीक है, लेकिन फैक्ट्रीज फॉर्मल सेक्टर वाली, जैसे टाटा स्टील्स, जैसे जिंदल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये जो सेक्टर्स हैं, या जो बड़ी सेक्टर्स हैं, या जो एमएसएमईज हैं जिन्होंने लॉज फॉलो करते हैं, रजिस्टर कराया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो रेगुलेट होते हैं। तो उन्होंने तो ध्यान रखा, गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया उनको। लेकिन बाकी जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले थे, जो आपके ओन एम्प्लॉयड वाले थे, ठीक है, जो एम्प्लॉयर भी थे, छोटे मोटे एम्प्लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, कि आपने आगे तीन चार, आपने एक बुटीक खोला है और आपने आगे तीन चार लोग रखे हुए हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इन सब का काम तो बंद हुआ, तो ये लोग निकले माइग्रेंट एज अ माइग्रेंट लेबरर्स, एंड इन्होंने फिर मूव किया। तो इंडिया में आपके पास, अगर ये आपके पास नंबर है, या एक पाई चार्ट अगर हम बनाए, तो दिस इज द नंबर दैट इज अराउंड 7 to 9%, लिख देता हूं, वैसे 8%। ये है आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, या नॉट ऑर्गेनाइज, फॉर्मल सेक्टर वाले, फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, जो कौन है ये, दैट इज फॉलोइंग लेबर लॉ प्लस प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी। लिख लेना है, सोशल सिक्योरिटी। ये सारे आते हैं इन दिस कैटेगरी। ठीक है, सो दे फॉलन। तो ये इंडिया में सिर्फ 7 से 8% है। नाउ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये समझना, कि कल मैं तुमको बताया था कि 400 प्लस लॉज बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 4000 के आसपास कंट्री के सारी स्टेट्स में ला लोगे तो उनके लॉज हैं। किनके लिए बने ये लॉ? ये सिर्फ इतनी पॉपुलेशन के लिए बने, सिर्फ इतनी पॉपुलेशन। बाकी आपकी जो पॉपुलेशन है, 93% से लेके 91% तक, ये सारी की सारी आपकी इनफॉर्मल में आती है। मतलब आपका कोई भी लॉ यहां तक नहीं पहुंचता, आपका कोई भी लेबर लॉ इनको टच ही नहीं करता। ठीक है, आपको थोड़ी, अब आपके एरिया में कितने सारे अखबार डालने वाले होंगे, दूध देने आने वाले होंगे, काम जो आपके घर में मेड आती है वो होंगी, या आपने गली मोहल्लों में बहुत सारी दुकानें खुली हुई देखी है, वो थोड़ी जाके रजिस्टर करा रहे हैं अंडर द एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ द स्टेट, अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। कोई नहीं जा रहा रजिस्टर कराने अपने आप को। ठीक है, सो दे आर ऑल वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और इसीलिए जिसने बात नहीं समझी,
जिसने नहीं समझा कि इंडिया का जो वर्क प्रोफाइल है इसमें मेजॉरिटी जो है वो इनफॉर्मल वाले हैं, जिनको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आज नहीं कमाया तो शाम को खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग हैं ये, तो इसलिए इनको कोविड में सबसे ज्यादा मार लगी, क्योंकि आपने जैसे ही बोला कि फैक्ट्री बंद और बाकी बिजनेस बंद और लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, इनका काम चला गया। ये रोज कमाते थे और रोज खाते थे, तो अब इनको पता है कि भाई कमाई बंद है, तो अब खाने की दिक्कत हो जाएगी। लोग थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन डर इतना था कि भाई आगे का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। तो इन्होंने रेलवे ट्रैक पकड़े, सड़कें पकड़ी और जंगल झाड़ियां होते हुए अपने गांव की तरफ निकल गए। कईयों ने 150, कईयों ने 200 किलोमीटर, कईयों ने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया है टू रीच देयर होम इन अ वेरी मिजरेबल सिचुएशन। वो कौन थे? वो ये थे, इनफॉर्मल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या है? जहां पर जिनको कोई लेबर लॉ से कवर नहीं हो पा रहे, या फिर सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आपका ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, वो इन तक नहीं पहुंचता। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सिर्फ इतनों को कवर करेगा। ये आज भी आपकी पहुंच के बाहर है। कुछ लॉज बने हैं, कुछ प्रोग्राम स्कीम्स हैं इनके लिए, बट अभी भी वो इनइफेक्टिव है। ठीक है, दैट इज द प्रोफाइल वी आर हैविंग। क्लियर हो गया? इनफॉर्मल फॉर्मल का आइडिया क्लियर हुआ? ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये बेसिकली फॉर्मल वर्कर्स का है, इसलिए आपको इसमें एग्रीकल्चर वाले नहीं दिख रहे। इसलिए आपको इसमें एग्रीकल्चर वाले नहीं दिख रहे हैं। इसमें आपको एजुकेशन दिख रहा है, इसमें हेल्थ दिख रहा है, इसमें बाकी सब दिख रहे हैं, बट नॉट द एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर भी जो है वो इनफॉर्मल में आता है, क्योंकि कोई लेबर लॉ वहां तक नहीं पहुंचा है अभी तक। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज और भी अलग हो जाता है। इसको मैं मे बी फिर कभी आपको इलेबरेट कर दूंगा। इकोनॉमी का टॉपिक है, ज्यादा इलेबरेट करेंगे तो फिर इन कॉन्सेप्ट में भी आप हिल जाओगे। ठीक है, इसमें नहीं हिलना है हमने। सिंपल समझाऊं तो एक को मानो जैसे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर है। चलो एग्रीकल्चर सेक्टर से मैं ये डाउट लेता हूँ, बिकॉज 8:30 हो गए, तो डाउट भी हम साथ में ही कवर अप कर लेते हैं। नाउ अब ये समझना, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, तुम हो एक फार्मर, तो मैं तुमको कैटेगराइज करूंगा एज इनफॉर्मल। ठीक है, और ये पूरा सेक्टर जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्रीकल्चर के अंदर ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा, इसी एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर आपने बना लिया एक फूड या कोल्ड स्टोरेज बना लिया आपने, सॉरी, कोल्ड स्टोरेज बना ली, मे बी हल्दीराम की कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, नाउ मे बी आपने यहां पे आप किसान हो, आप आलू उगाते हो, पोटैटो। ठीक है, पोटैटो पटाटो जो भी आप बोलो। ठीक है, यहां पे हल्दीराम है, या मे बी पेप्सी भी हो सकती है। ठीक है, पेप्सिको, पेप्सिको भी हो सकती है। ये भी आलू बना रही है, बनवा रही है। और किसके लिए बना रही है? अपनी लेज के लिए बनवा रही है। ठीक है, इससे इन्होंने आगे लेज बनाने हैं। तो मतलब दोनों ही फार्मिंग में है, दोनों ही टमाटर उगा रहे हैं, लेकिन एक को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर काउंट करते हैं और दूसरे को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर काउंट करते हैं। ठीक है, अब ये दिस इज हाउ वी, अब इसी में से हम निकाल लेंगे अपने फॉर्मल वाले और इनफॉर्मल वाले भी। सो अगर मैं सिंपल फार्मर हूं तो मैं हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेम है। ये दोनों ही अलग डेफिनेशन से चलते हैं। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल जो है वो लेबर लॉ के कॉन्टेक्स्ट का टर्म है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज वो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट का टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पेप्सिको, हल्दीराम एंड ऑल है जो ये कोल्ड स्टोरेज चला रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज वाली कैटेगरी में आते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैंने कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लेबरर रखे हुए हैं और वो हल्दीराम से सैलरी लेते हैं, तो वो मेरे फॉर्मल वाले एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, मे बी, लेकिन इसी कोल्ड स्टोरेज में शायद कोई और भी लेबर काम कर रहा हो जिसको आपने बाहर सिक्योरिटी पे रखा हो। ठीक है, या फिर आपके लिए सामान ढोता हो तो उसको आपने वेजेस पे शायद ना रखा हो, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हुए भी वो आपका एक इनफॉर्मल वर्कर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग रखो। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह से आप अलग कर सकते हैं।
ठीक है, जिनको किसी भी तरह का या तो इनफॉर्मल कौन हो गए, जिनको किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है बाय लॉ, या फिर किसी तरह के लेबर लॉ से वो कवर अप नहीं होते, ठीक है, वो सारे इनफॉर्मल वाले हैं। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वाले, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जो टैक्स देते हैं, जो मे भी एक गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके काम चला रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, किया है, जो पैसा लेते हैं वो अकाउंट में ले रहे हैं या इसी तरह से, तो दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके जी, करुण को भी क्लियर हो गया, बाकियों को भी क्लियर हो गया। ओके, इनफॉर्मल कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, बिकॉज आपको ऑर्गेनाइज वाले में मैंने दिखा दिया, इनफॉर्मल मिल जाएगा आपको, जो सिक्योरिटी गार्ड है जो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहा है, और इनफॉर्मल इन अनऑर्गेनाइज वाले में भी आपको फॉर्मल मिल सकता है। जैसे कि मैंने एज अ फार्मर जो है वो मैंने साथ में जो है एक एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू की हुई है, और वहाँ पे जो वर्कर्स है, बिकॉज मुझे गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना है, तो मैंने ये बताया कि भाई मेरे पास 10 लोग जो हैं वो इस पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, ठीक है, तो मैंने लिस्ट करवा लिए, तो वो बाय लॉ कवर हो गए, तो वो अनऑर्गेनाइज होते हुए भी फॉर्मल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों को अलग रखो, दोनों को अलग रखोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ दिस इज द ऑल आइडिया, दीज आर द टर्म्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस टुडे। अब आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इंडियन वर्कर्स में आपको 4 चीजें और दिखेंगी। एक, जो इंडियन वर्कर है उसमें मेजॉरिटी यूथ वर्कफोर्स है। दूसरा, कास्ट सिस्टम आपको दिख जाएगा, कुछ ग्राफ्स में दिखाता हूँ, एंड एजुकेशनल लेवल्स आपको दिख जाएंगे, एंड जेंडर का भी इशू दिखेगा। वन बाय वन देख लेते हैं शॉर्ट में, इसमें कोई खास डिफिकल्टी नहीं है, इजी है। सबसे पहली बात, आपको जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में मिलेगी वो इस एज ग्रुप में मिलेगी, जो अभी हमने ऑलरेडी समझा था, ठीक है। तो वर्क फोर्स का जो आपको परसेंटेज है वो इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो फिर टोटल पॉपुलेशन के नंबर में देखोगे तब ये नंबर आएगा। अगर वर्क फोर्स में, मतलब जो काम वर्किंग एज वाली कैटेगरी में हम देख रहे हैं, तो दे आर द यूथ, ठीक है, जो यूथ एज में हमारे पास आ रहे हैं इस कैटेगरी में, दिस इज द नंबर। तो मतलब हमारे पास मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। वर्क प्रोफाइल हमारा क्या हुआ? यूथ हुआ। हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो एक यंग पॉपुलेशन है, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं, कास्ट सिस्टम। ना यहाँ पे देखेंगे कि आपको सोशल सेक्टर वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि किस सेक्टर में या किस कास्ट में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो हमने देखा है इंडिया में कास्ट के बेसिस पे भी अनएम्प्लॉयमेंट वेरी करती है, ये बाकी कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडिया में ही कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा रिजिड है और अभी भी सस्टेन कर रहा है। सो नाउ इसमें देखो, ये 1993 94 का डेटा है। इसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है इन द एससी पॉपुलेशन। एंड देन इसके बाद 2011-12 में आते हैं, इसमें भी आपको सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो एससी पॉपुलेशन में मिल रही है, ठीक है। यही नंबर है जिनके बेसिस पे फिर हम इस आर्गुमेंट पे या इस कंक्लूजन पे आते हैं कि रिजर्वेशन आज भी इंडिया में बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उसको प्रोफाइल बनाओगे, अगर उसको स्ट्रक्चर करोगे कास्ट के बेसिस पे, तो हमको पता लगता है कि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर कास्ट की वजह से कुछ वीकनेसेस रह गई हैं, जिसकी वजह से एससी जो पॉपुलेशन है वो आज भी पीछे है, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो जब बोला जाता है कि भाई रिजर्वेशन हटा दो, कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, तो ये डेटा याद रखना, ये ट्रेंड याद रखना। ट्रेंड ये है कि आज भी कास्ट की वजह से बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो हाईएस्ट आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एससी पॉपुलेशन में है, और उसके बाद एसटी पॉपुलेशन में आपको मिलेगा। तो नंबर 2, इंडिया का जो कास्ट लेबर प्रोफाइल है वो कास्ट सिस्टम की वजह से भी डिफाइन होता है। एंड इसके बाद देन वी हैव द एजुकेशन लेवल। वी सी की जो आपका दिस इज द एजुकेशन लेवल एज वाइज। अब यहाँ पे आता है मेन, इस चलो तुम्हारी एज ग्रुप को काउंट देखते हैं यहाँ पर। नाउ वी सी की इलिटरेट पॉपुलेशन इस एज में कितनी है हमारे पास। वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये वर्कर्स के बारे में बात है कि इलिटरेट पॉपुलेशन हमारे पास 13% है। प्राइमरी लेवल तक जिन वर्कर्स ने पढ़ाई की है वो 25% है। मिडिल लेवल या उसके बाद, अब देखो यहाँ पे जो आप डेटा देखोगे ना, इसमें इंटरेस्टिंगली हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास प्राइमरी और हायर सेकेंडरी यहाँ तक का पॉपुलेशन आपके पास वर्कर्स का मेजॉरिटी है। तो मतलब आपके पास या तो ये सेमी स्किल्ड होगा या अनस्किल्ड होगा, क्योंकि अगर आप प्राइमरी स्कूल तक पढ़े हो तो आप कोई खास स्किल आपके पास नहीं है, मे बी ना कोई मशीन चलाने का स्किल है, ना कोई लैंग्वेज का आपके पास स्किल है, या सर्विस सेक्टर में जा नहीं पाओगे बिकॉज लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, और टेक्निकल काम भी नहीं कर सकते बिकॉज एजुकेशन आपकी स्कूलिंग पूरी नहीं हुई है। तो सेमी स्किल तक आप रहते हैं, सेमी स्किल। तो आपके यहाँ जो मेजॉरिटी वर्कर है
वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वाली कैटेगरी में आता है, दिस कैटेगरी। ठीक है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो ये है आपका एजुकेशन के बेसिस पे प्रोफाइल। ना इसके बाद इफ यू गो फर्दर, तो हमें ये नंबर आगे और कम दिखेगा जिनका डिप्लोमा है या जो सर्टिफाइड कोर्सेज कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये नंबर और भी हमारे पास कम है। तो इस ऐसे एक डेटा हमारे पास और आता है जिसमें आता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएट वाले अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हैं। अगर आपने स्कूलिंग लेवल पर ही है तो आपकी ग्रेजुएशन आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या सॉरी आपका एम्प्लॉयमेंट का चांस ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज इलिटरेट वालों की अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है, ग्रेजुएट वालों का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा है। क्योंकि इलिटरेट वाला कुछ भी काम कर रहा है, बट ग्रेजुएट वाले अच्छे काम की या अपनी जॉब अपनी एजुकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढ रहे हैं और नहीं मिलती हो, तब तक वो कोई और काम नहीं करते, इलिटरेट कर लेता है। इसलिए इलिटरेट पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट कम मिलती है और ग्रेजुएशन वालों में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास नंबर है ना। ये नंबर आपको मैं सिर्फ ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, ये याद करने वाले नंबर नहीं है। ठीक है, मैंने आपको हैंडआउट जो दिया है उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है। उसमें सिंपल ये है कि भाई द स्टेटमेंट विच आई जस्ट गेव, ठीक है, कि इलिटरेट वाले जो है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और जो लिटरेट वाले हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो या कंपैरेटिवली उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है और भी कम है। ठीक है, तो अगर आप इलिटरेट हैं तो आप ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास काम की अभी कमी है। बस इतनी सी बात है, उसमें बस ट्रेंड देखना है और कुछ नहीं देखना हमने। ठीक है, ओके जी। ना उसके बाद आती है जेंडर इशू। जेंडर इशू में हम देखेंगे कि जो मेल है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है इन द लेबर फोर्स, फीमेल बहुत कम है। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल देख लेते हैं, इस नंबर पे आता है। सो रूरल वाला देखते हैं। रूरल मेल अगर आपके 54.9 है तो रूरल फीमेल सिर्फ आपकी 18.2 है। ट्रेंड याद करना है, नंबर नहीं याद करने। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऑन एन एवरेज, ऑन या सिंपलीफाई अगर करें तो 57 या 56% के आसपास आपका मेल जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है, और फीमेल जो है वो सिर्फ 20%, 19-20% के आसपास है। तो मेल के कंपैरिजन में वो हाफ है। एंड जब तक ये नंबर इंक्रीज नहीं होगा रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में, तब तक आपका जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज नहीं होगा। अभी वो 56% के आसपास है, वर्ल्ड एवरेज 60% के आसपास है। वो कभी इंक्रीज नहीं होगा जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो आपको ध्यान में देख रखना है वो ये कि जो फीमेल विलेज लेवल पे या रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट फीमेल्स में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में फीमेल्स में एम्प्लॉयमेंट कम है। क्योंकि सेम बात, जो रूरल एरिया की वुमेन है वो लेबर में काम करने को रेडी है, लेकिन जो अर्बन एरिया में वुमेन है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, इसलिए वो किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती टिल उसको एक सूटेबल जॉब मिले एज पर हर क्वालिफिकेशन और मे बी ग्रेजुएशन और एनी अदर हायर स्टडीज़ के लेवल पर। ठीक है, तो ये बस ये ट्रेंड आपको देखना है। बाकी एक बार आप हैंड आउट को रीड करेंगे, ये सारे ग्राफ उसमें भी मिल जाएंगे। सिर्फ ट्रेंड समझना है और उसमें आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज़ द आइडिया। नाउ दिस इज द थिंग विच वी नीड टू कवर टुडे। मैंने इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए, ये आपने देख लेनी है बाद में। एक इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल मिला था, ये मैंने शेयर कर दिया, इसको आप रीड आउट कर लेंगे बाद में। नाउ एंड अब मुझे बताओ अगर आपका कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो। ठीक है, बाकी हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। कल हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, दैट इज द अप्रोचेस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन। कल हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन का पहला टॉपिक होगा, जिसमें बेसिकली हम कवर अप करेंगे द आइडिया ऑफ कि रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर और मैनेजमेंट क्या होता है, या मालिक एंड जो लेबर है उसमें क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे, या इनको कैसे समझेंगे। थ्योरीज हैं इसमें, ये थ्योरीज है हमारे पास 7-8 थ्योरीज है जो हमने कल कवर अप करनी है। पीपीटी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आई विल बी शेयरिंग नाउ इटसेल्फ, एंड मे बी आपको शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही मिल जाए, दोनों ही हैंड आउट एंड पीपीटी पीडीएफ भी। बाकी शायद कल मॉर्निंग तक आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब जो उनको तो सब सारी चीज़ें समझ में आ गई वो तो टाटा गुड नाइट करके जा सकते हैं। बाकी जिनके डाउट हैं वो रुक जाएंगे, एंड वन बाय वन जो भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास आपका ओवर हो चुका है, 8:30 की जगह 8:45 हो गए, बट ये पॉसिबली हो जाता है।
ओके जी, गुड नाइट जो जा रहे हैं उन सभी के लिए, एंड बाकी जो भी क्वेश्चन है दोबारा से एक बार लिख दो, अगर किसी का कोई डाउट रह गया है जस्ट राइट इट अगेन इन द चैट बॉक्स। आपके डाउट मैं सॉल्व करके फिर मैं भी जाऊंगा। चलो तब तक तुम्हारे हैंडआउट्स वगैरह भी मैं सेंड कर देता हूँ ताकि अपलोड हो जाए। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, ओन अकाउंट वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में क्या डिफरेंस है। सेल्फ एम्प्लॉयड आपकी बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर हमारे पास ओन अकाउंट वर्कर्स है, उसके अंदर हमारे पास हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, क्लियर हो जाएगा आपको। सो ये है हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके अंदर मेरे पास तीन कैटेगरी है। एक है मेरे पास ओन अकाउंट वर्कर, दूसरा है मेरे पास द एम्प्लॉयर वाला वर्कर जो अपने लिए भी कमा रहा है और दूसरे को भी कमा के एम्प्लॉय करके उस दूसरे को भी कमाई का साधन दे रहा है। दूसरा जो है हेल्पर है, एंड किसी तरह के वेजेस जो है वो डिमांड नहीं कर रहा, वेजेस नॉट डिमांडेड, नॉट डिमांडेड। ठीक है, मे भी अपने कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अपने फैमिली बिजनेस में काम कर रहा है, सैलरी नहीं उठाता है, इस करके इसको हम इसको हम किसी और वे में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, कैजुअल लेबर में नहीं डाल रहे हैं या सैलरीड में नहीं डाल रहे हैं, हम इसको सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल रहे हैं। ठीक है जी। ओके, आई गेस पहला डाउट जो था वो क्लियर हो गया। पीसी वर्मा। ओके जी, नेक्स्ट दीप्ति का डाउट ले लेते हैं। सर, डेट रेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी काउंटेड इन द लेबर डेटा। ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं दीप्ति, क्या लिख रहे हैं। डेट रेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी काउंटेड इन लेबर डेटा, वो अपना अलग डेटा निकालते हैं, उनका अलग डेटा बनता है। विल यू प्रोवाइड अस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। देखेंगे, आपको मेरी कोशिश होगी कि हर एक टॉपिक में तुमको मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे दूं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूं एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप पीपीटी पीडीएफ जब पढ़ लें, समझ लें, हैंडआउट पढ़ लें, तो उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें एंड हैंडआउट को भी रेफर करें। अभी क्लास में टाइम होता तो मैं क्लास में कराता, लेकिन मेरी कोशिश है तुम आराम से घर पे पहले हैंडआउट पढ़ लो, उसके बाद करो उसको। ठीक है। श्रुति, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली व्हाट इट डज। हाँ देखो, एज आई सेड कि भाई ये अलग से एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी आज कोई खास रेलिवेंस नहीं है, लेकिन अभी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी अपने लेवल पे डेटा कलेक्ट करता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग से भी लिस्ट करता है जॉब्स को। ठीक है। ओके, और क्या रह गया। ईएजी स्टेट ग्रोथ रेट, वो स्टेट वाइज नंबर है प्रज्ञा, स्टेट वाइज नंबर है, स्टेट वाइज आपका ग्रोथ रेट है। ठीक है। ओके जी, जानवी प्लीज एक्सप्लेन डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब देखो, अगर मैं तुम्हारी फैमिली का या कोई एक फैमिली का एग्जांपल लूं जिसमें फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी काम कर रही है, और मे बी तुम भी काम कर रहे हो, और तुम्हारा बस एक छोटा भाई है जो अभी बस तुम मजे कर रहा है, तो तुम्हारी फैमिली अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में है कि चार में से तीन लोग काम करें, तो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है आपकी घर में वो पैसे कमा के लेके आ रही है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इंडिया आज इसी फेज से गुजर रहा है जिसमें हमारे पास मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, या तो काम कर रही है या काम के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये सारे जो है, जैसे आप हो अभी, अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप काम के लिए लेकिन कैपेबल हो, तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले फेज में हो। बट इवेंचुअली एक फेज आएगा जब फादर मदर जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में नहीं रहेंगे, एंड एंड आप ही अर्न करने वाले अगर रह जाते हैं, तो फिर दैट विल बी बेसिकली ओल्ड एज पॉपुलेशन वाला या नॉन डेमोग्राफिक या नो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज आपका आ जाएगा। ठीक है, डन है। ओके जी, और देखते हैं और क्या डाउट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अच्छा, जिनको समझ में आएगा आ गया है, दैट्स वेरी नाइस। और जितने देर मैंने इलेबरेट कर दिया, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। पर पीस रेट एंड टाइम बेस कम अंडर कैजुअल वेज वर्कर। हाँ जी, कैजुअल वेज वर्कर जो है उनमें आता है पर पीस रेट और टाइम बेस। ठीक है, ये दोनों कैजुअल वर्कर वाली कैटेगरी में, जो हैंड आउट है उसमें आपको दिख जाएगा कैटेगराइज वैसे किया है। फार्मर इन तीन कैटेगरीज में कौन से में आता है, कौन सी तीन कैटेगरी की बात करें। मुझे लगता है आप ओन वाले में, सेल्फ अकाउंट वाले में, और एम्प्लॉयर वाले में, और दूसरे की बात कर रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो पीसी वर्मा मैं बता दूं आपको, वो आपका आएगा ओन अकाउंट वाले में, बिकॉज वो अपने लिए काम करता है, आगे किसी को एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखा उसने। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। माय प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, दोबारा से लिखना पड़ेगा आपको श्रुति, जो भी क्वेश्चन था आपका।
ट्रेंड एनालिसिस ग्राफ का किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? बस आपको सिंपल आता है कि भाई मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज वर्किंग एज पॉपुलेशन, या आपको क्वेश्चन आता है कि कास्ट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, तो बस आंसर यस और नो में चलेगा आपका, या करेक्ट आंसर चूज करने में चलेगा। आप देखो क्वेश्चन आएगा कि देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है, तो आंसर विल बी यस, तो नंबर नहीं पूछ रहे आपसे, ठीक है, तो दे विल बी सिंपल क्वेश्चंस। ग्राफ में ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड का नंबर 38 की जगह 50 होनी चाहिए। अब उस अभी ना वो अलग है, ठीक है, जो ग्राफ में हम देख रहे हैं वो एवरेज है अलग अलग कैटेगरीज के, ठीक है, तो इसलिए वो नंबर आप क्लब करके सम अप करके नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। लेबर फोर्स कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड, नहीं नहीं मंथन, डेमोग्राफिक डिविडेंड सिर्फ तब कहलाएगा अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन में 50% से ज़्यादा जो वर्कर्स, फिर 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में होगी। अगर 15 से 64 साल की एज ग्रुप के लोग किसी पॉपुलेशन में टोटल पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा होगा तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, और क्या रह गया क्वेश्चन? 50% ऑफ इंडिया इज डेमोग्राफिक, मोर देन 50% ऑफ, हाँ, क्योंकि इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंट, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आती है, इसलिए हम इंडिया को अभी बोलते हैं या इंडिया की पॉपुलेशन को बोलते हैं कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से जा रही है, ठीक है। सर फैक्ट्री एक्ट में हम अबव 14 एज कंसिडर करते हैं, तो इसमें क्योंकि हमने जनरलाइज किया ना, वेरी गुड क्वेश्चन अशोक, बट द थिंग इज इसमें हम जनरलाइज कर रहे हैं, तभी मैंने बोला कि अलग अलग तरीके होते हैं इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के। लेबर लॉ के अकॉर्डिंग करोगे या फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग करोगे स्पेसिफिकली, तो वो 14 अबव वालों को भी अलाउ करता है, कुछ कुछ प्रोफेशंस में या कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, सब में नहीं करता है, तो तो उसकी हम एक अलग से कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, उसकी एक अलग से कैटेगरी बनती है। इफ इट्स लेस देन 50 मीन्स देन, तो फिर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होगा। ये एक बस एक टर्म निकाला गया है इस बात को बताने के लिए कि किसी कंट्री में अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग ज्यादा हैं तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ, ठीक है, इसलिए डिविडेंड बोला। डिविडेंड का मतलब होता है जैसे कंपनी के शेयर आप लेते हैं, तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो आपको फायदा मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, तो इसलिए ये टर्म आया कि भाई डेमोग्राफी भी आपको ये डिविडेंड दे सकती है अगर उसमें मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो कमा के देने वाली हो, वो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का? अनएम्प्लॉयमेंट इज, डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक डिविडेंड बार बार घूम के कैसे आ रहा है? चाहे एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, हमने वर्किंग एज बोला। अगर वर्किंग एज में हो तो हम बोलते हैं कि भाई देखो, सिंपल समझो, कुछ नहीं करना, इतना क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर कंफ्यूजिंग बना रहे हो इतनी छोटी सी बात को। ये एक इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ टर्म है जिसको बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये इकोनॉमिक्स का दिया, इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ टर्म है, इसमें कुछ नहीं है। बात सिंपल सी ये है कि हम बोलना चाह रहे थे या इकोनॉमिस्ट एक टर्म देना चाह रहे थे उन कंट्रीज के लिए, जो कंट्री, जिन कंट्रीज में वर्किंग वर्किंग एज पॉपुलेशन वो मेजॉरिटी में है। बस ये वर्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। वर्किंग एज मतलब जो भी आपके 15 से 64 ईयर्स, कहीं पे 14 ईयर भी, 14 ईयर्स भी मिलेगा, 65 भी मिलेगा, जो इस एज ग्रुप में है। बस मैंने कुछ पूछा ही नहीं और कि वर्किंग है, नहीं वर्किंग है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वर्किंग एज बोला। जो भी इस एज में आता है वो इस उसको हम काउंट करते हैं, और जब काउंट करने के बाद हमको पता लगता है कि ये तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की मेजॉरिटी हो गई, मतलब ये मोर देन 50% हो गए, तो हमने उस कंट्री को बोल दिया कि भाई आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज चल रहा है, आपके मजे चल रहे हैं। अगर आप सबको एम्प्लॉय कर पाओगे तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ करोगे, आपकी कंट्री जो है उसको डिविडेंड मिल जाएगा, एक अच्छा
प्रॉफिटेबल इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ डिपेंडेंट पॉपुलेशन नहीं है। देखो किसी कंट्री में अगर 10% वर्किंग पॉपुलेशन होती, बाकी 90% ओल्ड एज वाले होते, तो वो 10% कितना भी कमा लेते, वो कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाती, नया इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट नहीं कर पाती, बिकॉज बाकी 90% डिपेंड कर रहे हैं इन 10 लोगों की कमाई के ऊपर। ठीक है, जैसे चाइना में भी ये इशू आया कि अभी तो उनका भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज चल रहा है, बट क्योंकि उनकी जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, उसकी वजह से सिचुएशन ये हो गई कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, बिकॉज दो पेरेंट्स से एक बच्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा कर रहे हैं तो वो बच्चा आगे चल के कोई जॉब करेगा, लेकिन ये जो दो पेरेंट्स है वो बूढ़े हो जाएंगे, तो अब 1:2 हो गया, तो एक अडल्ट पॉपुलेशन है और दो ओल्ड एज पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर टोटल 3 लोगों की पॉपुलेशन मानेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 33% वर्किंग एज पॉपुलेशन आएगी, और बाकी 66% जो है आपकी आ जाएगी, दैट इज ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो एक जो है इन दो को फीड करेगा। अब तो अब आप ये जो भी कमा रहा है वो इनकी सोशल सिक्योरिटी में जा रहा है, इसकी कमाई का पैसा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं लग पा रहा। मैं जितना भी टैक्स कमाता हूँ इस वर्कर से, उस टैक्स से मैं इन दोनों की सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलबींग, पेंशन, इन सब पे ही पैसा खर्च रहा हूँ। मैं कोई नया ब्रिज, मैं ना कोई रोड बना पा रहा हूँ। तो वो ऐसा फेज है दैट इज जहाँ पे डेमोग्राफिक डिक्लाइन का फेज है, जहाँ पे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। बट अगर मैं फायदा उठा पा रहा हूँ तो उसको मैंने बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड। आई होप अब तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा दिया, अब डाउट नहीं होना चाहिए।